हेलो एवरीवन। तो मैं आपका दोस्त रवि और एक बार फिर से अगले लेक्चर के साथ। और आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। अभी तक हम इस सीरीज के अंदर 7 चैप्टर जो है 7 यूनिट के बारे में जो कंप्लीट नीट के कोर्स है उसके बारे में देख चुके हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उसका नाम होगा थर्मोडायनामिक्स। लगभग थर्मोडायनामिक्स के 30 से 35 ईयर के क्वेश्चन हम यहाँ पे पढ़ेंगे और उनके साथ साथ उनमें किस हिसाब की ट्रिक लगती है, कैसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं और कैसे आपके एग्जाम में आएंगे, उन सभी बारे में आपके साथ यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आएगा इन्हीं ट्रिक से, क्वेश्चन आएगा यहीं से, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट न करते हुए। आपका साथ चाहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो प्रॉब्लम भी हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ ए गैस 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0.1 ग्राम वाटर है और कितने टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे है। एंड नॉर्मल प्रेशर, और उसका नॉर्मल प्रेशर भी प्रोवाइड कर दिया और ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि ये यूनिट प्रेशर की है जिसको पास्कल भी कहते हैं। रिक्वायर ए 54 कैलोरी ऑफ हीट, इसको कितनी कैलोरी की हीट चाहिए, 54 कैलोरी की हीट चाहिए, 54 कैलोरी ऑफ हीट टू कन्वर्ट द स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। कहता है कि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर है, इसी को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर स्टीम बनाना है तो इस काम के लिए मुझे कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, 54 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड इज, अगर वॉल्यूम स्टीम का प्रोड्यूस हो रहा है 167.1 सीसी, सीसी बोल रहा है। अब सीसी जो है एसआई यूनिट तो है नहीं, उसको एसआई यूनिट में बदलने के लिए 10⁻⁻⁶ से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से। एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सैंपल इज, इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना है, दैट इज डेल्टा यू का चेंज, ये बताना है। तो इसके लिए आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद होना चाहिए, दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू में डेल्टा यू प्लस में डेल्टा डब्ल्यू, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो उसके लिए हमारे पास हो गया दैट इज डेल्टा क्यू माइनस में डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब सभी को पता है कि डेल्टा डब्ल्यू का फार्मूला होता है P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, सभी को पता है। इस यूनिट के चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बता दिया जाता है कि आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, ये वर्क डन है भाई, दैट इज डब्ल्यू, किसके बराबर होता है, प्रेशर गुणा वॉल्यूम। अब प्रेशर अगले ने दे दिया, ये रहा, तो 1.013 इंटू 10⁻⁵ और वॉल्यूम आपके पास है 167.1, दैट इज मल्टीप्लाई बाय 167.1 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा भाई, ये आपके पास आ जाएगा वर्क डन, ये आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा जो है। अब आपको वर्क डन आपको पता चल गया, हीट आपको पता चल गई, पर ये हीट कैलोरी में है इसलिए इसको जूल में चेंज करने के लिए 4.2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। एक कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल के बराबर होता है, इसलिए हमने इसको 4.2 से मल्टीप्लाई करके इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, जस्ट इस क्यू की वैल्यू उठा के यहां रखनी है और इस डब्ल्यू की वैल्यू यहां, आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपका जो है टाइम वेस्ट यहां नहीं करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब किसकी वैल्यू दे रहा है, ये Cp बाय Cv की वैल्यू दे रहा है, दैट इज इक्वल टू गामा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ मास ऑफ गैस, उसका डेल्टा यू कितना होगा, इसमें ऑप्शन जो है टाइप करने रह गए हैं, मैं आपको उसका उत्तर सोल्व करके दिखा देता हूं। व्हेन द वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V टू 2V, अगर इसका वॉल्यूम V से 2V तक चेंज हो जाता है, किसके ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो हमें किसके बारे में बताना, डेल्टा यू। अब मैं आपको इससे पहले दो बातें आपको बताता हूं कि जो डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी, वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। पहली बात तो ये याद रखना कि डेल्टा यू इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इस बात को गांठ बांध लो कि ये हमेशा एक का फंक्शन है टेम्परेचर का, अगर टेम्परेचर चेंज होगा
तो ही ये चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि डेल्टा यू जो है, इंटरनल एनर्जी जो है, वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। दूसरी बात, इसका जो फार्मूला है वो बनेगा हमेशा एनसीवी डेल्टा टी, हमेशा ये रहेगा। मतलब यहां सीवी आएगा, सीपी कभी नहीं आएगा। जब भी इंटरनल एनर्जी की चाहे कोई भी प्रोसेस उसने दे रखा हो, कांस्टेंट प्रेशर दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको ये पजल करने के लिए यहां वर्ड जोड़ दिया कांस्टेंट प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फार्मूला हमेशा एनसीवी डेल्टा टी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, अब देखिए आगे, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू मैं एन सीवी डेल्टा टी, फार्मूला आपको बता दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, सीवी का जो फार्मूला होता है वो होता है आर अपॉन में गामा माइनस वन। आपको ये भी याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसको याद रख लो, काम आएगा बार बार। ठीक है, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू मैं एन इंटू आर अपॉन गामा माइनस वन इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब आपको पता है दैट इज पी इंटू डीवी इज इक्वल टू मैं एन इंटू आर इंटू डी टी। प्रेशर अगले ने कहा कि कांस्टेंट है, देखो ये वर्ड जोड़ रखा, डीवी चेंज हो रहा है तो dt चेंज हो गया, एन और आर फिर से क्या हो गए, कांस्टेंट। तो एन आर डेल्टा टी की जगह क्या रख लू, पी डेल्टा वी यहां पे, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा, पी इंटू में डीवी डिवाइडेड बाय में गामा माइनस वन, और ये होगा प्रेशर इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल डिवाइडेड बाय में गामा माइनस वन, इस प्रकार। अब वी फाइनल कितना है 2v और इनिशियल कितना है v के बराबर है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज प्रेशर डिवाइडेड बाय में गामा माइनस वन, तो 2v माइनस v, तो ये क्या बनेगा p इंटू वी डिवाइडेड बाय में गामा माइनस वन। ये उत्तर आ गया आपका इस तरह से। बस आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमेशा क्या रहेगा, एनसीवी डेल्टा रहेगा, चाहे प्रोसेस कोई भी हो, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। दूसरी बात ये सीवी की वैल्यू आर अपॉन गामा माइनस वन होती है। तीसरी बात ये, तो ये सारी बातें आपको एक एक करके पता होनी चाहिए, तभी आप इस यूनिट के क्वेश्चन बना पाएंगे। ये यूनिट ट्रिकी है, इस यूनिट के अंदर ज्यादा आपको परेशान करने वाली बातें नहीं आएंगी, ये यूनिट आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करेगी, तो इजी सी यूनिट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, कॉपी पेन साथ निकाल के बैठिए और कोशिश कीजिए कि मेरे से पहले निकाल के, और नीचे ऑप्शन जो है कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं साथ साथ में, और चेक कर सकते हैं कि आपका जो उत्तर आया है वो सही आया, और आपके कितने उत्तर ठीक हुए और कितने गलत हुए ये भी आप चेक करके नीचे मेंशन कीजिए, मुझे भी पता चले कि तुम कहां चल रहे हो। नीचे जो है आपको कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हो। The internal energy change in a system that has absorbed 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट, कितनी हीट को एब्जॉर्ब कर लिया भाई, 2 किलो कैलोरी। अब किलो का नाम का कितना, 10⁻³ इंटू कैलोरी, एंड डन 500 जूल ऑफ वर्क, और वर्क कितना किया, दैट इज 500 जूल। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी चेंज, अब हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, U प्लस में W, अब हमने U निकालना है तो Q माइनस W इज इक्वल टू U। ठीक है, अब ये जूल में है, ये कैलोरी में है, तो उसको एक फंक्शन में लेके आओ, 2 का मतलब 2000, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ को 2000, और एक कैलोरी के अंदर 4.2 जूल होते हैं, अभी अभी आपको बताया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इससे आ जाएगा 8400 जूल। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू होगी 8400, वर्क डन हो गया 500, तो उत्तर आ गया 7900 जूल, ये आ गया। ठीक है, ये बार बार हम किसका यूज कर रहे हैं, ये बार बार फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज कर रहे हैं, जो किसके ऊपर काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पे। याद रखना भाई, एनर्जी कंजर्वेशन पे क्या कहता है कि अगर आप किसी सिस्टम को कोई हीट प्रोवाइड करते हो तो उसका एक हिस्सा उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और दूसरा हिस्सा उसके वर्क डन में हेल्पफुल होता है, इसलिए वो हीट उसके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ऐसा इसका कहना है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत जल्दी से, ज्यादा लंबा टाइम आपका नहीं लेने वाला, और ये क्वेश्चन सारे ट्रिकी हैं, छोटे छोटे टाइम में हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा लंबा टाइम आपका नहीं लूंगा। तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस रिक्वायर 207 जूल, देखिए एन की वैल्यू कितनी दे रहा है 1 मोल, और कितनी हीट की रिक्वायर अगले को 207 जूल जो है हीट की रिक्वायरमेंट होती है, द टेम्परेचर बाय 10 केल्विन। अगर उसके टेम्परेचर को किससे बढ़ाना है, 10 केल्विन के ऊपर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या कहना चाहता है, अगर आप 1 मोल गैस जो आइडियल गैस है उसके टेम्परेचर को 10 केल्विन के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए उसको हीट की रिक्वायरमेंट है 207 जूल की। इफ द सेम गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर वही गैस कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट कर दी गई और 1 मोल ही है और
कितनी हीट उसको चाहिए, रेज टू द टेम्परेचर बाय 10 केल्विन हीट रिक्वायर्ड इज, और कितने टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए 10 केल्विन के लिए। आपकी बार क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब सीवी है, इतना है। कहना क्या चाहता है कि एक मोल आइडियल गैस है, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जब 10 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाया तो 207 जूल रिक्वायर हुई। अगर हमें 207 जूल रिक्वायर हुई कब, कांस्टेंट प्रेशर पे। अगर हमें उसी एक मोल आइडियल गैस का 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना हो पर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी, ये बता रहा। तो इसके लिए तो फार्मूला क्या बनेगा, दैट इज N इंटू CV इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब N की वैल्यू 1 है, बढ़ाना किससे है, 10 से। हमें किसका नहीं पता, CV का नहीं पता। अगर हमें कहीं से इस CV का मालूम हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूं, वैल्यू रखूंगा और क्यों निकाल लूंगा। पर मेरे पास पहले वाला डाटा दे रखा है, उस डेटा के अंदर है NCP डेल्टा टी। ठीक है, अब Q की वैल्यू अगला दे रहा 207, N1 CP हमें निकालना है और डेल्टा टी है 10। अगर मैं इसको लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा 20.7 इज इक्वल टू में C इंटू पी। ये अब सभी को मेयर्स फार्मूला पता है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। अगर Cp में से R को माइनस कर दूं तो कौन बचा, CV बचा। Cp की वैल्यू कितनी आई है, 20.7, इसमें से माइनस कर दिया 8.3, यहां कौन बच गया, CV बच गया। अगर 20.7 में से 8.3 गया तो ये बचा 12.4, दैट इज इक्वल टू CV। इस CV की वैल्यू यहां रख दो तो 1 गुणा 10 गुणा में 12.4, दैट इज 124 जूल, दैट इज 124 जूल के बराबर। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 124 जूल की आवश्यकता होगी। सिंपल से लॉजिकल क्वेश्चन है भाई, ज्यादा क्वेश्चन मुश्किल है नहीं, बस आपको लॉजिकल फैक्टर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लॉजिकल फैक्टर उसका मालूम है तो आप मानिए कि ये क्वेश्चन सारे एक एक मिनट से पहले आप उड़ा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए गैसियस सिस्टम। एक गैसियस सिस्टम में कितनी हीट को ऐड कर दिया, 110 जूल ऐड कर दिया, मतलब पॉजिटिव होगी। अगर सिस्टम से हीट निकाली जा रही है तो नेगेटिव, और सिस्टम में दी जा रही है तो पॉजिटिव। ये कन्वेंशन याद रखना है। हुज इंटरनल एनर्जी, जिसकी इंटरनल एनर्जी है 40 जूल के बराबर है। द अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क, सी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट इज U प्लस में डेल्टा U प्लस W। अब क्या है 110, U है 40, तो इस तरफ आएगा तो माइनस का, तो W कितना बच गया भाई, 70 जूल आ गया भाई, 70 जूल, ये रहा। ठीक है, अब एक बात और बता रहा हूं मैं, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय गैस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और वर्क डन ऑन गैस कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। ठीक है, ये सारा खेल किसका है, एक्सपेंशन का है भाई, जब एक्सपेंशन हो रहा होगा। अगर यही काम कंप्रेशन की बात करोगे तो उल्टा हो जाएगा। अगर यही काम किस में करेंगे, कंप्रेशन में, तो ये काम कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपेंशन की। अभी हमने किसकी बात की है, एक्सपेंशन की बात की। एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव। अगर यही कंप्रेशन में होता, वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव, वर्क डन ऑन द गैस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात याद रखना। हीट एडेड टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम इज नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसीक्वेंस ऑफ। अभी भी बताया था एनर्जी का कंसीक्वेंस होता है फर्स्ट लॉ, ना वर्क का होता, ना हीट का होता, ना सभी का, एनर्जी का होता है। ये ऑल ऑप्शन आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप इसमें पजल हो जाओ। ये किसका फंक्शन होता है, एनर्जी का होता है, अभी अभी आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां क्वेश्चन कहता है कि सिलेंडर कंटेन्स ए हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस को कंटेन्स कर रहा है। एट प्रेशर ऑफ, उसने प्रेशर दे दिया, दैट इज 249 किलो पास्कल, ये प्रेशर दे दिया। ठीक है, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। सभी को पता है कि 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 इसमें ऐड कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, इसलिए हम इसको मान लेते हैं 300 केल्विन। आर की वैल्यू अगला दे रहा है। द सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर, इट्स डेंसिटी। अब हमें उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, डेंसिटी। अब आपको बेसिक सी आइडियल गैस इक्वेशन का पता होना चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स का डेंसिटी पूछ लिया, आप सोचोगे कि क्या पूछ लिया, कुछ नहीं, सिंपल बात है। वॉल्यूम क्या है, दैट इज आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी किसके बराबर होती है, दैट इज टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालोगे तो दैट इज m बाय में रो। इसी प्रकार ये नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज टोटल मास डिवाइडेड बाय में मोलिकुलर वेट,
एम, दोनों की वैल्यू सबमिट करो, P इंटू एम डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू एन की वैल्यू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम इंटू आर टी। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, ये एम ऊपर आएगा, आर टी नीचे, रो ऊपर, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज P इंटू एम डिवाइडेड बाय में आर इंटू टी। ठीक है, तो रो हो जाएगा प्रेशर, प्रेशर कितना है 249, दैट इज 249, और किले की जगह क्या आ जाएगा 10⁻3। अब मास, मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का कितना हो जाएगा 2 ग्राम, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करोगे तो -3। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 का हो जाएगा 2 ग्राम, इसलिए 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय में आर की वैल्यू अगला दे रहा है 8.3, और टेम्परेचर भी उसने दे रखा है दैट इज 300 कैलोरी। सोल्व कीजिए और उत्तर पा लीजिए बस। बल्कि ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि डेंसिटी इज पीएम बाय आरटी, इसको आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एग्जाम टाइम में सिर्फ आपको पता होना चाहिए पीएम बाय आरटी, प्रेशर दे रखा है, एम आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का, और आर और टी आपको दे रखे हैं। तो जस्ट 30 सेकंड का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन करने का, ज्यादा बड़ा है नहीं। ये क्यूब है भाई, यहां दोनों जगह, आगे इस पीछे सब क्यूब है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज थर्मोडायनामिकल फंक्शन। आपको दिए गए फंक्शन में थर्मोडायनामिकल फंक्शन कौन सा है। थर्मोडायनामिकल फंक्शन वो फंक्शन है जो कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देते हैं किसको, थर्मोडायनामिक की स्टेट को, और उसमें कौन आता है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, और इसके साथ गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, मास कंपोजिशन, पर वर्क डन कभी नहीं आता। इसलिए एंथैल्पी भी आती है, गिब्स फ्री एनर्जी भी आती है, इंटरनल एनर्जी भी आती है, एंथैल्पी भी आती है, पर वर्क डन नहीं आता इस थर्मोडायनामिकल फंक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, द 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस, 1 मोल एन आइडियल डायटोमिक गैस, दैट इज n इज इक्वल टू 1 मोल डायटोमिक गैस, कैसी बात कर रहा है, डायटोमिक गैस है भाई, ठीक है, अंडरगोज चेंज फ्रॉम ए टू बी, आपको दिखाई दे रहा होगा ए से लेके बी तक चेंज जा रहा है इस तरह से, ठीक है, अलोंग ए पाथ ए बी एज शोन इन द फिगर द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर से उसने क्या पूछ लिया, इंटरनल एनर्जी। जैसे ही मैं इंटरनल एनर्जी को देखता हूं तो मेरे दिमाग में केवल एक ही फार्मूला आता है, दैट इज NCV डेल्टा टी। मैंने पहले भी बताया, कोई भी प्रेशर कांस्टेंट का हो, वॉल्यूम कांस्टेंट का कोई भी फंक्शन हो, कैसी भी चीज दे रखी हो, जैसे ही आप इंटरनल एनर्जी को देखो तुरंत आपको एक काम करना है, NCV डेल्टा टी का फार्मूला अप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखो n की वैल्यू 1 है, और CV का फार्मूला होता है दैट इज F बाय में 2 इंटू आर, ठीक है, पता होना चाहिए, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये आपको पता होना चाहिए, और डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं 5/2 इंटू आर, ठीक है। अब हम यहां पे रखेंगे दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू, मैं n की वैल्यू 1, सॉरी n को आप रखो ही मत, अभी n को n ही रहने दो, n, और इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज 5/2 इंटू आर। अब आ गया डेल्टा टी, डेल्टा टी होगा टी फाइनल, टी फाइनल कहां पहुंचा है, बी पे पहुंचा, इसलिए हो जाएगा ये टी बी माइनस टी इनिशियल, मतलब ए से चला है सिस्टम, ठीक है। अब सभी को पता है कि दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं लिख दूं P इंटू वी डिवाइडेड बाय में N इंटू आर, दैट इज इक्वल टू टी, इसके बराबर लिख सकता हूं। तो इस टी की वैल्यू यहां रखो, तो डेल्टा U इज इक्वल टू में 5/2 इंटू एन इंटू आर इंटू टीबी, तो मतलब प्रेशर एट बी, वॉल्यूम एट बी डिवाइडेड बाय में एन इंटू आर, माइनस टीए मतलब प्रेशर एट ए एंड वॉल्यूम एट ए, वॉल्यूम एट ए डिवाइडेड बाय में एन इंटू आर, इस तरह से हो जाएगा। अब यहां से एनआर को कॉमन लिया और इससे क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब अगले अगर हम बात करें तो डेल्टा U ये हो जाएगा दैट इज 5/2 इंटू प्रेशर एट B वॉल्यूम एट B माइनस प्रेशर एट A एंड वॉल्यूम एट A, इस तरह से रह गया, ठीक है। ये हो जाएगा दैट इज 5/2 इंटू प्रेशर एट B पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो B पॉइंट का प्रेशर है 2 किलो पास्कल, 2 किलो पास्कल, तो ये हो जाएगा 2, और किलो के जगह हमने रख दिया 10⁻3। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो B पॉइंट पे वॉल्यूम है 6,
इसलिए हमने इसको रख दिया 6 माइनस प्रेशर एट ए की बात करते हैं तो 5 किलो पास्कल है, इसलिए किलो को हटा के हमने उसकी जगह रख दिया 10⁻³ और ए का जो वॉल्यूम है वो आपको दिखाई दे रहा होगा वो है 4। सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दैट इज 5/2 इंटू 6 दूनी 12 और 5 चौके 20। देखो इसका मल्टीप्लाई 20, इसका मल्टीप्लाई 12। अब -20 में से 12 गए तो कितना बचेगा, दैट इज -8 इंटू 10⁻³। 2 से कैंसिल आउट करोगे तो 4, 5 चौके 20 तो माइनस में 20 किलो जूल। फिर इस 10⁻³ को किलो में चेंज कर लिया तो ये उत्तर आ जाएगा -20 किलो जूल के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10, A gas is compressed isothermally to the half of its initial volume। मतलब प्रोसेस कौन सा है भाई, प्रोसेस है आइसोथर्मल, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, उसके इनिशियल वॉल्यूम का आधा। And the same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half। Then मतलब हम यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं वो कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, सारा मामला कंप्रेशन का चल रहा है, कंप्रेशन की बात कर रहे हैं क्योंकि रिड्यूस्ड हो रही है, इसलिए हमारे पास प्रोसेस कौन सा हो गया, कंप्रेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, देन कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली ओडियाबेटिकली विल रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ वर्क। चाहे गैस कंप्रेस हो रही है ओडियाबेटिकली चाहे आइसोथर्मली तो सेम वर्क डन होगा, नहीं बिल्कुल गलत बात है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बात बताऊं तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो हम इसके प्रेशर वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। तो ये इसका प्रेशर और ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि कंप्रेशन के जो ग्राफ होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ये कंप्रेशन के ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ किसका होता है, ये होता है आइसोबारिक प्रोसेस का, आइसोबारिक का। ये ग्राफ किसका है, ओडियाबैटिक प्रोसेस का। और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है आइसोथर्मल प्रोसेस का। इस तरह से ये ग्राफ किसके हैं, कंप्रेशन के। तो सबसे ज्यादा जो एरिया आपको यहां पे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है इस ग्राफ का जो कि है ओडियाबैटिक, इसलिए जब कंप्रेशन होगा ओडियाबैटिकली तो सबसे ज्यादा वर्क डन भी उसी में होगा। पहली बात तो कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो कंप्रेशन द गैस आइसोथर्मली रिक्वायर मोर वर्क, ना गलत बात है, ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत। which of the case whether the compression through the isothermal or through adiabatic process requires more work will depend upon the atomicity, ये भी गलत। Compressing the gas through the adiabatic process will require more work, बिल्कुल ठीक बात है। यही आपके सामने ग्राफ बना रखा है, ओडियाबैटिक में कंप्रेसर में सबसे ज्यादा होता है। अगर यही एक्सपेंशन का ग्राफ होता तो एक्सपेंशन को समझिए, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है एक्सपेंशन का, ये दैट इज फॉर आइसोबारिक, आइसोबारिक ये किसके लिए है, आइसोथर्मल के लिए। और ये किसके लिए होता, ये होता ओडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो जब एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा वर्क डन होता है आइसोबारिक में, फिर होता है आइसोथर्मल में और सबसे कम होता है ओडियाबैटिक प्रोसेस में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और बार बार आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। अगर आप बात करते हो कंप्रेशन की तो उल्टा हो जाता, ओडियाबैटिक प्रोसेस में सबसे ज्यादा वर्क डन और फिर आइसोथर्मल में और आइसोबोरिक में सबसे कम वर्क डन होता है जब कंप्रेशन होता है। तो ये लिटिल बिट डिफरेंस है कंप्रेशन और एक्सपेंशन के अंदर, वो आपको समझना है, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टू सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी। दो सिलेंडर है आपके पास और दोनों की कैपेसिटी जो है इक्वल है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया ए स्टॉप कोक। यानी कि आपका एक सिलेंडर ये रहा और दूसरा सिलेंडर आपका ये रहा, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है और यहां पे इन्होंने क्या लगा दिया, स्टॉप कोक लगा दिया ऐसे। एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर B इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, मतलब A के अंदर गैस भरी हुई है और B खाली है। ये जो A के अंदर जो गैस भरी है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर है। द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, थर्मली इंसुलेट कर दिया मतलब कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, एक्सचेंज नहीं हो रहा, नो हीट एक्सचेंज। द स्टॉप कोक इज सडनली ओपन, द प्रोसेस इज ओपन करते ही क्या होगा, आइसोथर्मल, ओडियाबैटिक, आइसोबारिक या आइसोकोरिक।
अब देखिए वॉल्यूम तो इसमें से इसमें जाएगा तो आइसोकोरिक तो नहीं होगा, आइसोबारिक भी नहीं, आइसोथर्मली सिस्टम टेक प्लेस कर रहा है इंसुलेटेड से, इसलिए प्रोसेस कैसा हो जाएगा, ओडियाबैटिक। अगले ने खुद कह दिया कि द प्रोसेस द इंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड, और थर्मली इंसुलेटेड का मतलब होता है कि पूरा प्रोसेस हीट एक्सचेंज को अलाउड ही नहीं कर रहा, इसलिए प्रोसेस कैसा हो गया, ओडियाबैटिक प्रोसेस। एक बीच में अगले ने हिंट पहले ही प्रोवाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नोर रिलीज्ड, जहां हीट एक्सचेंज ही नहीं होती ऐसा प्रोसेस तो ओडियाबैटिक प्रोसेस होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 30, an ideal gas is compressed to half of its initial volume by means of several process, which of the following result is the maximum work done। अभी आपको बताया कंप्रेशन, कंप्रेशन का ग्राफ मैं फिर से आपको समझा देता हूं, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है कंप्रेशन का, ये रहा, ठीक है, कंप्रेशन का ग्राफ ये रहा। इस कंप्रेशन के ग्राफ के अंदर ये जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज आइसोबारिक, सॉरी गलत लिख दिया, ये प्रोसेस है ओडियाबैटिक, ओडियाबैटिक, दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल एंड दैट प्रोसेस इज आइसोबारिक, ठीक है। और अब आपको इस प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क डन देता है, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसका है, ओडियाबैटिक का है, इसलिए कंप्रेशन के अंदर सबसे ज्यादा वर्क डन किसका होता है, ओडियाबैटिक प्रोसेस का। अगर यही ग्राफ मैं ड्रॉ करूं एक्सपेंशन के लिए, यही प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ एक्सपेंशन के लिए करूं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ये रहा, ये है आइसोबारिक, ये है आइसोथर्मल और ये है ओडियाबैटिक। जब एक्सपेंशन होता है तो ओडियाबैटिक के अंदर सबसे कम वर्क डन होता है, और जब कंप्रेशन होता है तो ओडियाबैटिक के अंदर सबसे ज्यादा वर्क डन होता है। ये दो ग्राफ आपको एक्सप्लेन करेंगे और इन पे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इन ग्राफ को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ए मोनो एटॉमिक गैस, अगले ने गैस को फिक्स कर दिया कैसी है, मोनो एटॉमिक गैस है, ये अगले ने पहले ही बोल दिया है, वेरीज विद इट्स टेम्परेचर T एज शोन इन द फिगर, इस तरह से वेरी कर रहा है टेम्परेचर के साथ जो आपको दिखाया गया है। द रेशियो वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब, मतलब वर्क डन बाय द गैस डिवाइडेड बाय हीट एब्जॉर्ब, इन दोनों का रेशियो आपको बताना है। इट व्हेन इट अंडरगो चेंज फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, जब वो स्टेट ए से स्टेट बी के अंदर चला गया तो W बाय Q है, उन दोनों का रेशियो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, दैट इज वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एक्सचेंज। अब आपको पता होना चाहिए कि जो Q होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज U प्लस में W, ठीक है। अगर मैं यहां से कर दूं Q माइनस U तो ये किसके बराबर आएगा, दैट इज W के बराबर, क्योंकि दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यू नो ऑल very well about that. The first law of thermodynamics is based on the conservation of energy and tell that whenever we give the some heat to the system, then some part is converted into the internal energy and some part is used to do a work, कुछ काम करने में और कुछ इसके इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। अब आपको यहां पे अगर इस W की जगह में ये वैल्यू रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, दैट इज Q माइनस U डिवाइडेड बाय में Q, ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, दैट इज W डिवाइडेड बाय Q, हो गया। अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूं, मतलब अब इस सिस्टम को अलग अलग मैं करना चाहूं तो कैसे करूंगा, मैं इसको ऐसे करूंगा, दैट इज Q डिवाइडेड बाय Q माइनस U बाय में Q, इस तरह से। इस Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये W बाय Q बन जाएगा 1 अपॉन U बाय Q के बराबर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो U है वो होता है किसके बराबर, NCV डेल्टा T। मैंने हमेशा बताया है कि U के फार्मूले में चाहे कोई भी कैसा भी प्रोसेस हो वहां हमेशा NCV डेल्टा T ही लगता है, और Q किस में लगेगा यहां पे, अब NCP डेल्टा T में लगेगा, NCP डेल्टा T, ठीक है। तो W डिवाइडेड बाय में Q इज इक्वल टू 1 माइनस ऊपर हो जाएगा NCV डेल्टा T डिवाइडेड बाय में नीचे हो जाएगा NCP डेल्टा T, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन CV बाय में CP, यानी कि 1 अपॉन 1। अब आपको पता है
कि Cp बाय में Cv किसके बराबर होता है, गामा। तो Cv बाय Cp क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा, दैट इज 1 अपॉन गामा। तो 1 माइनस, अब मोनो एटॉमिक गैस है भाई, कौन सी गैस है, मोनो एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर आप बात करते हो तो Cp बाय Cv का रिलेशन होता है 5/3। ठीक है, देखो उल्टा बोल दिया हमने, तो Cp बाय में Cv, तो इसका रेशियो किसके बराबर होता है, दैट इज 5/3, ये होता है। तो यहां पे लिखेंगे हम, नीचे लिखेंगे 5 तो ऊपर जाएगा 3, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 2/5। ठीक है, 2/5 उत्तर हो जाएगा 2/5। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके लिए भी आपको बार बार मैं कह रहा हूं कि एक चीज की आवश्यकता पड़ेगी कि U हमेशा NCV डेल्टा T होता है, चाहे कुछ हो जाए, ये कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा NCV डेल्टा T ही रहता है, इसलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। Figure below shows that the two paths that may taken by a gas to go from state A to state C, मतलब दो पाथ आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो यहां से यहां तक और एक डायरेक्ट यहां से यहां तक, A to C लेके जा रहे हैं। इन द प्रोसेस ए बी, सबसे पहले ए बी प्रोसेस की बात कर रहा है, आपके सामने जो ए बी प्रोसेस है उसकी बात कर रहा है। द 400 जूल ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, तो क्यू ए बी, इस सिस्टम के अंदर उसने 400 जूल हीट ऐड कर दी, मतलब प्लस हो गया। एंड इन द प्रोसेस बीसी 100 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, तो बीसी प्रोसेस के अंदर उसने कितनी जूल हीट ऐड की है, दैट इज 100 जूल। इस प्रकार द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम इन द प्रोसेस इज AC। क्या कह रहा है कि जब एक सिस्टम A से B गया और B से C गया, तो उसने क्या कह दिया कि AB में 400 जूल हीट ऐड की, BC में 100 जूल हीट ऐड की, तो उसने पूछ लिया कि कितनी हीट ऐड करनी पड़ेगी अगर वो A से C जाए। मतलब उसका कहने का मतलब है QAC की वैल्यू को फाइंड आउट करके बता दीजिए, यही कहना चाहता है। पर इसके लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, न कि पाथ फंक्शन है। इसका मतलब A से B से C जाओ या A से C जाओ, इंटरनल एनर्जी दोनों केस में सेम है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा U A B C के लिए है वही डेल्टा U किसके लिए है, A C के लिए, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अगर मेरे पास डेल्टा AC आ गया तो मैं आसानी से क्या निकाल सकता हूं, उस प्रोसेस का हीट जो एक्सचेंज है उसको फाइंड आउट कर सकता हूं। तो उसके लिए देखिए क्या होगा, सबसे पहले AB प्रोसेस की बात करते हैं। अगर हम AB प्रोसेस की बात करें तो AB प्रोसेस है आइसोवोल्यूमेट्रिक, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्सिस है और इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसलिए वर्क डन जो होगा AB प्रोसेस के अंदर वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अगर उसका वर्क डन 0 के बराबर है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, दैट इज Q इज इक्वल टू U प्लस W, इसका ये 0, तो जो Q AB प्रोसेस में है वही उसकी इंटरनल एनर्जी है AB प्रोसेस की, याद रख लेना। मतलब यही इस AB प्रोसेस की क्या है, इंटरनल एनर्जी है, निकालने की जरूरत नहीं है, पहली बात। अब बात करते हैं कौन से प्रोसेस की, BC प्रोसेस, इस प्रोसेस की। अब इस प्रोसेस का वर्क डन अगर मैं निकालूं, BC प्रोसेस का वर्क डन अगर मैं निकालूं तो क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू प्रेशर, प्रेशर है 6 गुणा 10 की शक्ति 4, ये रहा, देखो ये रहा, गुणा में चेंज इन द वॉल्यूम डेल्टा V, तो डेल्टा V C पे है 4 और B पे कितना है भाई, 2 है, तो 4 में से 2 गया, कितना बचा, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻3। तो वर्क डन इन BC प्रोसेस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 2 12 और 10⁻4 में से 3 गया तो 10 बचा, तो 12 हो गया 120 जूल, ये हो गया BC प्रोसेस का वर्क डन। एक्सपेंशन हो रहा है इसलिए पॉजिटिव आएगा BC प्रोसेस का वर्क डन। अब BC प्रोसेस का वर्क डन आ गया तो U निकालेंगे तो वो हो जाएगा Q ऑफ BC प्रोसेस माइनस W ऑफ BC प्रोसेस, और Q ऑफ BC प्रोसेस का है 100, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 120, तो U ऑफ BC प्रोसेस इज माइनस का 20 जूल, यह आ गया BC प्रोसेस का U और AB प्रोसेस का U, दोनों का अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, U ऑफ ABC प्रोसेस कितना हो जाएगा, दैट इज 400 प्लस करेंगे माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 380 जूल के बराबर।
ये हमने क्या निकाल लिया, एबीसी प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी, और जो एबीसी प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी है वही किसकी है, एसी प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी है। तो इसलिए हमारे पास यूएबीसी प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी एसी प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी के बराबर है, जो कि है 380 जूल। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि दोनों केस के अंदर ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, न कि पाथ फंक्शन है। अब हमें क्या निकालना है, एसी प्रोसेस की हीट, मतलब क्यू एसी निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम क्या लगाएंगे, क्यू एसी इज इक्वल टू में यू एसी प्लस में डब्ल्यू ऑफ एसी। ठीक है, अब हमारे पास यू ऑफ एसी तो है 380, डब्ल्यू ऑफ एसी हमारे पास नहीं है। तो डब्ल्यू ऑफ एसी कैसे निकालेंगे, इस प्रोसेस का, ए से लेके सी प्रोसेस के लिए इसको दो भागों में अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो ट्रायंगल ये बन गई, ये रही, और एक नीचे रेक्टेंगल बन गई। तो इस प्रोसेस का वर्क डन अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, 1/2, सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 6 में से 2 गया 4, तो 4 गुणा 10 की शक्ति 4, प्लस कौन हो जाएगा, ये रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, 2 गुणा 10 की शक्ति 4 गुणा ये इसका बेस, जो 4 माइनस 2, तो 2 गुणा 10 की शक्ति -3, इस प्रकार। तो इस 2 से 2 गया, यहां बचा 4, 40। ठीक है, यहां क्या होगा, 2 दूनी 4, और ये भी कितना बचेगा 40, ये कितना हो जाएगा 40 और 40 80, 40 और 40 कितना हो जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, अब टोटल हम एसी के लिए हीट निकालें तो यू ऑफ एसी हमारे पास है 380 प्लस डब्ल्यू ऑफ एसी अभी हमने निकाला कितना 80, टोटल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 460 जूल। तो टोटल उत्तर क्या रहेगा, 460 जूल के बराबर रहेगा। तो इस क्वेश्चन के थोड़े से प्रोसेस को बड़ा किया गया है ताकि आपको पता चले कि इस क्वेश्चन को जो है ट्रिक कैसे लग रही है। इस क्वेश्चन में आपकी पूरी कसरत करवा दी, पूरा कंसेप्ट आपसे पूछ लिया कि आपको सारे प्रोसेस और हर चीज के बारे में पता है या नहीं पता है। तो इस प्रकार से आपको यह बात यहां से मालूम पड़ती है कि इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, नॉट ए पाथ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 16, अगर 16 क्वेश्चन की बात करते हैं तो ए मोनो एटॉमिक गैस एट प्रेशर P प्रेशर के ऊपर है, हैविंग ए वॉल्यूम V एंड एक्सपेंड आइसोथर्मली टू ए वॉल्यूम 2V। आइसोथर्मली 2V वॉल्यूम तक क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, देन ओडियाबैटिकली टू वॉल्यूम 16V। ठीक है, ये काम कैसे हो रहा, आइसोथर्मली, और फिर 16V तक हो रही है कैसे, ओडियाबैटिकली। दो प्रोसेस के लिए बता रही है, एक्सप्लेन किया। द फाइनल प्रेशर ऑफ गैस इज, और गामा की वैल्यू है 5/3। देखो P इंटू वी कॉन्स्टेंट, क्या कह रहा है, मोनोटॉमिक गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर हैविंग वॉल्यूम V एक्सपेंड आइसोथर्मली टू 2V एंड देन ओडियाबैटिकली टू वॉल्यूम 16V। फिर 2V से कहां गया 16V तक ओडियाबैटिकली, और ये प्रोसेस आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू में P2 V2। पहला प्रेशर P वॉल्यूम V इज इक्वल टू, बाद का जो प्रेशर है वो हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया 2V, तो V से V कैंसिल, P2 प्रेशर हो गया, दैट इज P/2 के बराबर। ठीक है, अब इस प्रेशर हो गया P/2 और वॉल्यूम हो गया 2V, इससे ये चेंज होके किस में चला गया 16V, और यहां प्रेशर हो गया P'। इस प्रेशर P' की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना, और ये काम कैसे होगा, ओडियाबैटिक प्रोसेस के हिसाब से होगा, और ओडियाबैटिक प्रोसेस का फार्मूला होता है PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो P1 V1 की गामा इज इक्वल टू में P2 V2 की पावर गामा। अब हमें ये P2 प्रेशर निकालना है, तो हम करेंगे हम P1 इंटू V1 बाय में V2 होल की पावर गामा इज इक्वल टू P2। ठीक है, P1 की वैल्यू, मतलब ये P1 है, इस प्रोसेस के लिए ये P1 है, अगर इस प्रोसेस के लिए ये P1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, दैट इज P/2। वॉल्यूम क्या है 2V, और उससे कितना हो गया है भाई 16V तक हो चुका है, 16V तक। ओडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 1 ये है और 2 ये है, क्योंकि ये ओडियाबैटिक है, इसलिए मैं बार बार ये याद दिलाना चाहता हूं। और पूरे की पावर गामा, और गामा की वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 5/3, और ये हो जाएगा P'। देखो क्या होगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट होके 8, तो यहां बचेगा P/2
इंटू 1/8 और यहां होगा 5/3 इज इक्वल टू पी डैश। थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/2 की पावर 3, 2 का क्यूब 8 होता है इसलिए, और यहां क्या कर देंगे 5/2 इज इक्वल टू पी डैश। तो ये 3 था भाई, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहां होगा p/2 इंटू 1/2 की पावर 5 इज इक्वल टू पी डैश। इसको सोल्व करना है, आपको पता है, तो दो को मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये आ गया 32, और 32 के इसके साथ 64, तो p/64, तो उत्तर क्या हो जाएगा p/64 के बराबर। जस्ट सोल्व करना है, सारे काम मैंने कर दिए, आपको सोल्व करके उत्तर निकालना, वो आएगा p/64 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 70, A thermodynamic system undergoes a cyclic process ABCD as shown in the figure. Cyclic process की बात कर रहा है as shown in the figure. The work done by the system in this cycle is. अब मैं आपको बता दूं इस साइकिल का वर्क डन बताना है, और वर्क डन के लिए हमें इस साइकिल का क्या निकालना होगा भाई एरिया, क्योंकि सभी को पता है कि पीवी डायग्राम का एरिया ही तो वर्क डन देता है। अब हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं साइकिल को, एक ऊपर वाला हाफ और एक नीचे वाला हाफ, ठीक है, इस तरह से समझा। अगर आप इस हाफ की बात कर रहे हो तो ये हाफ चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये हाफ चल रहा है कैसा, देखो अगर आप इसी हाफ की बात करो तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्लॉकवाइज चल रहा है और एक चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एक का वर्क डन पॉजिटिव और एक का वर्क डन नेगेटिव होगा, बात तो इतनी सी है। अब देखो सबसे पहले ऊपर वाले हाफ का वर्क डन निकालता हूं मैं, तो उसका एरिया निकालेंगे, एरिया हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक की इसकी हाइट, ये हाइट की बात कर रहे हैं, ये हाइट हो गया 3p0 माइनस 2p0, तो कितना बचा p0 मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस क्या हो जाएगा इस पॉइंट से v0 से लेके 2v0, मतलब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा v0 के बराबर, ये होगा w1। अब निकालते हैं क्या w2, w2 निकालेंगे इसके लिए निकालेंगे, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 1/2, और इसका जो बेस है फिर से क्या 2v0 में से v0 मल्टीप्लाई बाय हाइट इसकी 2p0 में से p0 गया, तो फिर से p0, इसमें से एक प्लस का है और एक किसका है माइनस का है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मान लिया ये माइनस का ये प्लस का, तो कितना वर्क डन दे देंगे 0 वर्क डन, क्योंकि सिमेट्रिकल साइकिल बन रही है, ऊपर वाला वर्क डन एग्जैक्टली नीचे वाले के बराबर है, तो दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या दे देंगे 0 के बराबर। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कोई मुश्किल क्वेश्चन यहां पे नहीं था। अगला क्वेश्चन, the one mole of an ideal monatomic gas that is n is equal to 1 और है कैसी monatomic gas है, undergoes a process described by the equation that is pv power 3 is equal to constant, ऐसे the heat capacity of a gas during this process, इस प्रोसेस के दौरान आपको हीट कैपेसिटी के बारे में बताना है। अब एक बात देखिए, अगर आप बात करते हो पीवी की पावर गामा तो वो होता ओडियाबैटिक प्रोसेस, अब इसने क्या कह दिया पीवी पावर 3, अब गामा कभी 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि मोनोएटॉमिक डायटोमिक और ट्राइटोमिक के लिए तो पता है। अब ये आ गया पॉलीएटॉमिक गैस, और पॉलीएटॉमिक गैस का प्रोसेस ही अलग होता है। अगर पॉलीएटॉमिक गैस का प्रोसेस अलग होता है तो उसकी हीट कैपेसिटी होती है C इज इक्वल टू में CV प्लस में R अपॉन में X माइनस 1, इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज R अपॉन में गामा माइनस 1, इस तरह से। अब मोनोएटॉमिक गैस है, अब मोनोएटॉमिक गैस है तो R अपॉन में गामा, अब गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो किसके बराबर होती है भाई, गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज 5/3, इसके बराबर होती है, तो ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा R अपॉन 5/2 सॉरी 2/3, ये एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर, तो यहां बचेगा 2/3, दैट इज 3/2 और यहां पे R, ये रह गया। अब PV की पावर 3, ये क्या है PV की पावर 3, अब ये जो ऊपर है पॉलीएटॉमिक गैस का प्रोसेस होता वो होता PV की पावर X इज कांस्टेंट। अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, मैं पहले ही बता रहा हूं कि PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये किसके लिए होता है ओडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, और PV की पावर X इज कांस्टेंट ये होता है पॉलीएटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। इसलिए अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो यहां X की वैल्यू हमारे पास बन के आ गई 3, ठीक है, X की वैल्यू 3 बन के आ गई, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सोल्व करो, इस इक्वेशन में रखेंगे सारी बातें, तो क्या होगा देखो
हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू CV की वैल्यू है 3R/2 प्लस यहां पे क्या बनेगा, यहां पे जो बनेगा ये x माइनस 1 दे रखा है यहां पे, जब हम बात करते हैं तो ये 1 माइनस एक्स होता है, तो मैंने क्या बताया ये 1 माइनस एक्स होता है, तो इसलिए हम इसको करेंगे यहां पे 1 माइनस एक्स, दैट इज 1 माइनस एक्स, ये होता है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा R/1 माइनस 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3R/2, ये हो जाएगा माइनस के R/2, क्योंकि एक में से 3 घटाएंगे तो माइनस, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा R के बराबर। तो इसकी हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी, R के बराबर। ये फार्मूले में याद रखना भाई, यहां 1 माइनस एक्स होता है और यहां होता है गामा माइनस 1, ये दो चीजें हैं। कई बार यहां पे बाय मिस्टेक हो जाता है तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा, यहां पे 1 माइनस एक्स होता है, न कि x माइनस 1 होता है, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गैस इज टेकन थ्रू ए साइकिल एबीसीए, आपको दिखाई दे रही है उस एबीसीए में, व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस, नेट वर्क डन बाय गैस बताना है, और वही प्रेशर वॉल्यूम का है, तो वर्क डन के लिए हम क्या निकाल दे, एरिया, एरिया के लिए क्या होगा 1/2 दिस ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल की हाइट, ये हाइट हो जाएगी दैट इज 6 और ये हो जाएगा 2, तो 6 माइनस 2 कितना बचेगा 4 इंटू 10⁵, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लायर कितना दे रखा है 10⁵, इंटू में अगर आप इस बेस की बात करते हो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 दैट इज 5 इंटू इसका मल्टीप्लायर है 10⁻³ तो इससे कैंसिल होके 2, 5 दूनी 10 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 10⁻6 और इसमें से 10⁻³ गया तो 10⁻³ बचा, जिसको क्या कहते हैं 1000 जूल, दैट इज 1000 जूल, इस प्रकार से। ठीक है, ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन confined ideal gas does -150 joule of exo work, that is isothermal expansion के दौरान confined ideal gas 150 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के अगेंस्ट वो काम कर रही है, सराउंडिंग के अगेंस्ट काम कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ ये पूछना चाहता है। 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द गैस, 300 जूल हीट हैज बीन एडेड टू द गैस, नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। ना, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एक्सचेंज हो सकता है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। इसमें एक डी ऑप्शन भी और होना था, 150 जूल हीट एडेड टू द सिस्टम, हीट एडेड टू द सिस्टम, ये आएगा भाई। कहोगे सर कैसे, देखिए आपको पता है कि Q इज इक्वल टू में U प्लस में W, और इसने प्रोसेस बता दी आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस में U की वैल्यू क्या होती है 0, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इंटरनल एनर्जी इज टोटली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी 0, तो इस Q की वैल्यू टोटली किसके बराबर होगी, W के बराबर। तो यहां पे क्या होगा 150 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, रिमूव्ड फ्रॉम द गैस नहीं, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है वर्क डन अगेंस्ट हो रहा है, तो वर्क डन बाय द गैस किया जा रहा है, मतलब वर्क डन बाय द गैस किया जा रहा है, इसका मतलब वर्क डन कैसा होगा पॉजिटिव। ये तो अगेंस्ट बोल रहा है ना, क्योंकि सराउंडिंग के अगेंस्ट वर्क डन किसने किया, गैस ने, तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मानोगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे तो माइनस साइन होगा, अगर गैस के रिस्पेक्ट में यही किसका हो जाएगा प्लस का, इसलिए हम इसको लिखेंगे 150 जूल ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी और होता इसमें वो ये आएगा उत्तर इसका, तो ये डी वाला ऑप्शन इसका जो है उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, द रेशियो ऑफ Cp/Cv, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं दैट इज 1 में T⁻³ ऐसे भी लिखा जा सकता है P⁻³ P इंटू T⁻³ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि 1 इज कॉन्स्टेंट तो इसको कांस्टेंट के बराबर मान लिया। अब हमें इसको सोल्व आउट करना है और उसके लिए हमें क्या निकालना है Cp/Cv, और Cp/Cv कौन होता है, गामा होता है, सभी को पता है, इस गामा की वैल्यू पूछ रहा है, बट हमें तो रिलेशन सिंपल सा पता है, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस,
पर इसके अलावा बहुत सारी चीजों का पता है, इस v को t में चेंज कर लो, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है p और t की टर्म में। तो हमें करना क्या होगा, प्रेशर को एज इट इज रहने तो वॉल्यूम को चेंज करो, तो दैट इज pv इज इक्वल टू t, क्योंकि n और r तो है कांस्टेंट और कांस्टेंट का हमें कुछ नहीं करना। तो v निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज t बाय p, v निकाला तो t बाय p। इस v की वैल्यू यहां रख दो तो ये बनेगा p, और v की जगह रख दिया t बाय में p और होल पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये बन गया p इंटू टी पावर गामा, p पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये ऊपर जाएगा तो p पावर माइनस गामा, t पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। अब इस p की पावर 1 यहां है, गामा यहां है, तो पावर बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड, तो 1 माइनस गामा दैट इज t पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब दोनों जगह से 1 अपॉन 1 माइनस गामा को 1 माइनस गामा से डिवाइड करो, यहां भी गामा अपॉन 1 माइनस गामा हो जाएगा कांस्टेंट। अगर मैं एक तरफ इसको 1 माइनस गामा से डिवाइड कर रहा हूं तो दूसरी टर्म में भी 1 माइनस गामा से डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यहां p बचेगा और यहां बचेगा गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्या कर लो, बैलेंस कर लो। अब यहां पे भी p है, यहां पे भी p है, यहां पे भी t है और यहां पे भी t है, ये रहा t, ठीक है। अब यहां पे है -3 और यहां पे क्या है, गामा अपॉन 1 माइनस गामा, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, -3 के बराबर। यही तो होगी -3। अगर दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से मैच करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो -3 की वैल्यू क्या है, इस पूरी ऊपर वाली टर्म के बराबर है। ये जो ऊपर वाली टर्म दिखाई दे रही दैट इज गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो गामा 1 माइनस गामा और यहां पे -3 इसके साथ मल्टीप्लाई में करूं, गामा इज इक्वल टू -3 और ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 3 गामा। सोल्व करेंगे इसको इस तरफ आओ तो प्लस का 3 गामा माइनस गामा दैट इज 2 गामा, गामा निकालोगे तो हो जाएगा 3/2 के बराबर। गामा इज 3/2, ये n नहीं आएगा भाई, 3/2। इस तरह से सिंप्लीफाई किया कंपैरिजन करके, कंपैरेटिव मेथड है, कंपैरिजन करके एक दूसरे का हम यहां पे काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ए मास ऑफ डायटोमिक गैस जिसका गामा है 1.4 एट प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर इज कंप्रेस्ड ओडियाबैटिकली सो दैट इट्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 27 to 927। द प्रेशर ऑफ गैस इज, एटमोस्फेरिक प्रेशर P होगा भाई, यहां पे मैं P मान के कर देता हूं। सोल्व आपको तरीका बता देता हूं, हो सकता है कि आप मिस्टेक में कुछ और हो तो वो अलग बात है, मैं केवल आपको एक बार P मान के बता देता हूं। तो क्या कहता है कि जो P1 प्रेशर है वो है P, आपको P2 प्रेशर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर मान सकते हैं हम, और ये टेम्परेचर बढ़ गया 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब ये है टेम्परेचर T1, 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, और 927 को बदलूंगा तो ये हो जाएगा दैट इज 1200 केल्विन। ये टेम्परेचर बढ़ गया। अब इसके लिए रिलेशन चाहिए हमें, P और T के बीच का रिलेशन चाहिए, P और T के बीच का रिलेशनशिप हमें चाहिए। अभी रिलेशनशिप ड्राइव करवाया था हमने, P और T के बीच का रिलेशनशिप आपने देखा भी था। वो जो रिलेशनशिप आया था वो आया था P इंटू टी की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रिलेशन था। और गामा की वैल्यू आपको क्या दे रहा है, 1.4। जस्ट एक जो मिनट पहले आप उसको पीछे करके बैक करके देख सकते हो कि ये रिलेशन मैंने ड्राइव करवा दिया। अब हमारे पास हो गया P1 T1 गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू में P2 इंटू T2 गामा अपॉन 1 माइनस गामा, ठीक है। P1 एज इट इज यहां हो जाएगा T1 बाई T2 गामा अपॉन 1 माइनस गामा, और P2 की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट। तो दैट इज P, T1 की वैल्यू है 300 और T2 की वैल्यू है 1200, गामा की वैल्यू है 1.4 डिवाइडेड बाय में 1 माइनस 1.4, ठीक है, इज इक्वल टू P2। आप इसको सिंप्लीफाई करके उत्तर निकाल सकते हैं, और यहां प्रेशर को बाद में रख लेना 1 atm, ठीक है भाई। इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 4, इसको सोल्व करोगे तो 0.4 और ऊपर आ गया 14। जस्ट आगे थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं, अगर मैंने उसको 1 रखा तो 1/4 ऊपर रहा 1.4 और नीचे आया 0.4 दैट इज इक्वल टू P2।
इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, 2 गया और 7 बना, ये हो जाएगा 1/2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि 1/4 को 1/2 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, गुणा में 7/2 इज इक्वल टू P2। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल। अब इसको 1/2 को क्या कर दो आप इसकी पावर 7 कर दो और उसके बाद आप निकाल सकते हो अपना आंसर। ठीक है, यहां P2 निकालना था, तो T1/T2, तो T1 की वैल्यू राइजेस फ्रॉम 27 टू 927 डिग्री सेल्सियस, तो T1 से इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और अपना उत्तर आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो। फाइनल स्टेट में उसका प्रेशर क्या होगा उसके बारे में आपको जानकारी यहां पे मिल जाएगी। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 23। A thermodynamic system is taken through the cycle ABCD as shown in the figure. Heat rejected by gas during this process, this cycle. आपको ये पूरी साइकिल दिखाई दे रही है, हीट रिजेक्टेड की बात कर रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए कि दैट इज Q इज इक्वल टू में U प्लस W, इसके बराबर होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू में U प्लस W। अगर हम बात करते हो Q की, तो U हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। मैं आपको बता दूं, साइक्लिक जो प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, जीरो। एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जीरो और दूसरी साइक्लिक प्रोसेस में जीरो, इसलिए जो टोटल हीट है वो किसके बराबर है, वर्क डन के बराबर। अगर मैं इस पूरे ग्राफ का वर्क डन निकाल दूं तो वही इसकी किसके बराबर होगी, हीट। अब इसका वर्क डन निकालने के लिए हमें एक रेक्टेंगुलर दिखाई दे रही है, तो हम इसका क्या लेंगे, एक तो ये साइड और दूसरी ये साइड। ये साइड होगा 3b माइनस वी दैट इज 2b, और ये साइड हो जाएगा 2p माइनस पी दैट इज p, तो ये हो जाएगा 2pv के बराबर, दैट इज 2pv के बराबर। सिंपल सा, ये सारी ट्रिक्स हैं जो आपको पता होंगी तो आप सोल्व कर लोगे। तो इस तरह से जो उत्तर है वो इजी सा उत्तर है, 2pv के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये वाला, इस क्वेश्चन में यहां पे मैं आपको बात बता दूं, जब हमने किया था कि Pt गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे किया था, तो यहां पे मैंने एक माइनस साइन को एब्जॉर्ब नहीं करवाया था। कभी आप सोच रहे हो लास्ट में उत्तर नहीं मिल रहा होगा, अगर आपका उत्तर ना मिले तो माइनस साइन एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, तो पलट जाएगी रकम लास्ट में। जब हमारे पास ये जो आएगा दैट इज P1 T1 गामा अपॉन 1 माइनस गामा, और यहां P2 T2 गामा अपॉन 1 माइनस गामा, तो हमारे पास P1 तो P हो गया, और T1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, दैट इज T1 इज 300 एंड T2 इज 1200, और ऊपर आ गया था गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P2। ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, 1.4, देखो यहां पे लिख देता हूं अब इसको, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं वहां पे एक माइनस साइन की मिस्टेक हो सकती है, इससे कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 1/4, ऊपर गामा की वैल्यू 1.4, 1 माइनस 1.4 इज इक्वल टू P2। यहां तक हमने कर लिया था। अब यहां पे क्या होगा, P की वैल्यू को 1 एटमोस्फेयर माना, इसको क्या 1/4, देखो यहां गया 1.4 और ये हो जाएगा, देखो 1 माइनस का था तो ये -0.4 आएगा भाई, इज इक्वल टू P2। ये मिस्टेक हो गई है वहां जल्दी में, तो इस पॉइंट से ये कैंसिल आउट होकर यहां पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कैसे आया, अब ये कैसे आया इसको मैं बता रहा हूं, ये इस तरह से आया। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये जो है माइनस का जो साइन है ये पलट जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा और प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने इसको क्या किया, ऊपर लेके चले गए, ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि 1/4 का क्या हो जाएगा 4, और ये जो माइनस वाला साइन है ये हो जाएगा प्लस का, इस तरह से, दैट इज इक्वल टू P2। अब कैंसिल करोगे तो 2 और 2 सते 14, अब 2 का स्क्वायर इंटू में 7/2, ये कैंसिल आउट, 2 की पावर 7 इज इक्वल टू P2। ठीक है, हो सकता है कि आपका उत्तर मैच ना करे, क्योंकि यहां पे हमें नहीं पता कि कितना एटमॉस्फेयर, हमने यहाँ पे 1 वैल्यू ली है, 1 के हिसाब से। हो सकता है वो 2 दे रहा हो, 3 दे रहा हो, कितनी दे रहा हो, उसके हिसाब से ऑप्शन आपका मैच करे। क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, पता नहीं चल पा रहा 1 है या 2 एटमॉस्फेयर है, इसलिए मैंने उसको 1 मान के सोल्व करके आपको तरीका बता दिया। यहां माइनस का साइन एब्जॉर्ब करा के उसको पलटना था। ये हो ही चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। A monoatomic gas at pressure P1
मोनोएटॉमिक गैस प्रेशर P1 पे है एंड वॉल्यूम है V1, इज कंप्रेस्ड ऑटोमेटिकली टू वॉल्यूम 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि V1 का 1/8 मतलब V1/8 हो गया। व्हाट इज द फाइनल प्रेशर? तो हमारे पास क्या हो गया, दैट इज PV आइसोथर्मली कंप्रेस्ड ओडियाबैटिकली, सॉरी ओडियाबैटिकली कंप्रेस किए, नोट आइसोथर्मली, तो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां रखेंगे P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। कहीं माइनस प्लस की गलती हो जाए तो आप चेक करते रहना भाई, कोशिश ये रहती है कि मैं कोई माइनस प्लस की मिस्टेक ना होने दूं। तो अब देखिए प्रेशर P1 हमारे पास क्या है, P है, और वॉल्यूम P1 है, देखो प्रेशर इज P1, अगले ने पहले ही साइन कर दिया P1 है, वॉल्यूम हो गया हमारे पास V1, और बाद में ये नीचे आएगा तो वॉल्यूम कितना हो गया 1/8, देखिए 1/8 मतलब V1/8, और पूरे की पावर गामा इज इक्वल टू P2, ठीक है। अब गामा की वैल्यू कहां से आई, इसने बोल दिया मोनो एटॉमिक, और मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा होता है 5/3, याद रख लेना ये बात। अब इस V1 से V1 गया तो ये बच गया P1 इंटू अंदर बचा 8, अब 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा में गामा, गामा को क्या लिखेंगे 5/3, दैट इज 5/3 इज इक्वल टू P2, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज P1 गुणा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू P2, करके सोल्व कर लेना, जितना भी आएगा 64 P1 आएगा, या जितना आएगा आपका उत्तर मैच हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है सारी, कोई मुश्किल क्वेश्चन यहां पे नहीं पूछा जा रहा है। मैं आपको ये बार बार रिपीट कर रहा हूं कि थोड़ा आप धैर्य और संयम बना के रखिए, क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। अगर आप अपनी हिम्मत छोड़ दोगे, धैर्य छोड़ दोगे, तो उसके बाद आप जो है अपने माइंड के स्ट्रेस को बढ़ाओगे, तो आपकी एफिशिएंसी कम होती है, उससे आपको क्वेश्चन सोल्व करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, और आपको आती हुई चीजें भी गलत होती है, ठीक। इसलिए an ideal gas goes from state A to state B via 3 different process as indicated in the PV diagram। आपको दिखाए गए हैं PV डायग्राम में 3 अलग अलग प्रोसेस। इफ Q1 Q2 Q3 indicate the heat absorbed by the gas along 3, तो आपको रिलेशनशिप बताना है कौन सा सही है, Q1 Q2 Q3 में, U1 U2 U3 में। अब आपको जैसे ही ये प्रोसेस याद आता है तो आपको एक बात माइंड में आने चाहिए कि इंटरनल एनर्जी दैट इज U इज ए स्टेट फंक्शन, नोट अ पाथ फंक्शन, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब U1 और U2 और U3 तीनों पाथ के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो एक तो ये इसके लिए तो है ही नहीं, जो हमारे पास तीसरा ऑप्शन है जो आपको दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि U1 ग्रेटर देन U2, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। चौथा ऑप्शन वैसे नहीं हो सकता क्योंकि ये बोल रहा है। अब ऑप्शन हो सकता है दूसरा या पहला, क्योंकि इन तीनों में ये ऑप्शन दे रखा है। अब बात करते हैं वर्क डन की। अब वर्क डन क्या, जिसका एरिया ज्यादा पीवी डायग्राम में उसका वर्क ज्यादा, तो सबसे ज्यादा एरिया 1 का है, फिर 2 का है, और फिर 3 का दिखाई दे रहा, तो सबसे ज्यादा जो है हीट जो होगी Q1, फिर Q2 और फिर Q3 हो जाएगी, क्योंकि जो पीवी डायग्राम का हमारे पास इंडिकेट कर रहा है उसी डायग्राम की अगर हम बात करें तो Q1 सबसे ज्यादा, फिर Q2 और फिर सबसे ज्यादा क्या होगा Q3। अब हमारे पास क्या होगा Q इज इक्वल टू में U प्लस में W। अब U तो तीनों के लिए हो गया फिक्स, अब जिसका वर्क ज्यादा उसका Q ज्यादा, यही तो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इन द थर्मोडायनामिक प्रोसेस विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। इज इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, न कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसलिए स्टेटमेंट यही गलत है। फिर भी हम पढ़ेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। एनाडियाबैटिक प्रोसेस पीवी गामा, ऊपर गामा आएगा भाई, है इसके गामा ऊपर कांस्टेंट, ठीक है। इन ओडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग, बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला ही प्रोसेस इसके अंदर क्या हो गया, गलत हो गया, जो है उत्तर वही हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चन आपके लिए। ये तो सेम आ गए हैं। यहाँ पे नहीं है भाई, पीछे मिलेंगे, देखते हैं।
तो ये कुछ क्वेश्चन और हैं आपके लिए। यहाँ पे मैं जो है टाइम कम होने के कारण टाइप नहीं कर पाया, तो डायरेक्ट यहाँ पे आपके स्क्रीनशॉट हैं और उसमें ईयर भी लिखा हुआ है, कौन से ईयर कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट इनिशियल टेम्परेचर ऑफ T केल्विन, 1 मोल आइडियल गैस है जो इनिशियल टेम्परेचर T केल्विन के ऊपर है, डज 6 आर जूल ऑफ वर्क, यानी कि उसने जो वर्क किया है वो किसके बराबर है, 6 आर के बराबर, और उसमें जो n की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ओडियाबैटिकली, अब प्रोसेस भी इसने यहाँ पे दे दिया, प्रोसेस का नाम यहाँ पे क्या बता दिया, ओडियाबैटिकली। इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज 5/3, मतलब गामा की वैल्यू इसने क्या दे दी, 5/3। अब एक बच्चा गामा की वैल्यू से आइडिया लगा सकता है कि ये गैस कौन सी है, मोनोटॉमिक, वो भी आपको नीचे प्रश्न में पूछ सकता है कि गैस कौन सी है, तो मोनोटॉमिक है। फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी क्या रहेगा। अब आपको वर्क डन पता होना चाहिए किसका, ओडियाबैटिक प्रोसेस का, दैट इज NR डेल्टा T डिवाइडेड बाय में 1 माइनस गामा, ये होता है, ठीक है, NR डेल्टा T डिवाइडेड अपॉन में 1 माइनस गामा। अब वर्क डन हमारे पास कितना है, 6R है, ठीक है, N की वैल्यू 1, R को रखा एज इट इज, डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर, डिवाइडेड अपॉन में 1 अपॉन दैट इज 1 माइनस गामा। इस तरह से ये ओडियाबैटिक प्रोसेस का जो है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, कैसे होगा, R से R गया, यहां हो गया 1 माइनस गामा हो गया, दैट इज 5/3। तो ये सोल्व करेंगे तो 6 इज इक्वल टू में डेल्टा T डिवाइडेड बाय में ये हो जाएगा -2/3, ऊपर जाएगा तो 6 इंटू 2/3 विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू डेल्टा T, तो 3 2 जा और माइनस क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू डेल्टा T, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा, द फाइनल टेम्परेचर, इस डेल्टा T को लिख सकता हूं दैट इज T फाइनल माइनस T इनिशियल। अगर यहां से T फाइनल निकालूंगा तो ये इस तरफ आएगा प्लस का और साथ में यहां -4, तो T-4 इज द आंसर, और 2004 के जो है उत्तर पुस्तिका क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको जस्ट वर्क डन ओडियाबैटिक प्रोसेस का जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके बाद आप इसको जस्ट जो है सोल्व कर सकते हैं, इस तरह से वैल्यू रखनी है बस आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कंप्रेस्ड ओडियाबैटिकली टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि एक गैस है जिसका V1 जो वॉल्यूम है वो है V, और फिर उसको कंप्रेस कर दिया कितना, 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम से, इतने से। द राइज इन टेम्परेचर इज, कितना राइज होगा, पहले जो T1 टेम्परेचर है वो है 27 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा 300 केल्विन, और कितना टेम्परेचर का राइज होगा ये हमें बताना है। और सारा काम कैसे हो रहा है, ओडियाबैटिकली, साथ में किसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी, गामा की, मतलब अगर हम यहां पे कहें कि PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पर हमें यहां पे T और V के बीच रिलेशनशिप दे रखा है, तो इसको हमें TV में चेंज करना पड़ेगा, तो हम यहां P को चेंज करेंगे, तो दैट इज PV इज इक्वल टू T। अगर यहां से मैं P निकालूं तो मैं डायरेक्ट यहां लिख सकता हूं दैट इज P इज इक्वल टू T बाय में V, उसको यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज T बाय में V इंटू V पावर गामा इज इक्वल टू C, ऊपर जाएगा तो T V पावर गामा -1 इज इक्वल टू C, ये V की पावर 1 थी ऊपर जाके -1, तो ये इसमें ऐड हो जाएगी तो यहां बचेगा गामा -1, तो ये T1 V1, ठीक है, तो T1 V1 बाय में V2 और होल पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2, जिसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब आगे देखिए, यहां से मैं इसको जो है क्लियर कर देता हूं, देखिए आगे क्या होगा, T1 कितना है, दैट इज 300, वॉल्यूम V1 कितना है V, और V2 वॉल्यूम कितना होगा 8/27, यानी कि 8/27 V, और ऊपर कितना हो जाएगा गामा -1, मतलब 5/3 -1, ये किसके बराबर होगा, T2 के बराबर होगा, इस तरह से। तो V से V कैंसिल, तो दैट इज 300, और ऊपर हो गया 27/8, और इसको कैंसिल करोगे तो ये बनेगा 2/3, दैट इज इक्वल टू T2। सिंप्लीफाई कीजिए, ऊपर वाली टर्म को लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 और नीचे वाले को 2 की पावर 3, ठीक है, और होल को क्या लिखा जा सकता है 2/3, तो इस 3 से ये 3 और ये 3 गया, यहां बचा 300
ऊपर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 और नीचे होगा 4, ठीक है। तो ये कितना होगा 900 900 9 27 भाग में 4, तो ये होगा 4 6 24। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने 8/27, 8/27। तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास उत्तर जो बनना चाहिए वो जो है, तो उत्तर जो बनेगा वो देखिए ये हो जाएगा 4 6 24 और 3 4 7 28, तो 2 4 5 20 केल्विन, ठीक है। पहले कितना था 300 केल्विन, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300, तो राइज कितना कर गया 300 घटाएंगे तो 375 केल्विन क्या कर गया राइज कर गया। तो 375 केल्विन जो टेम्परेचर है वो इसमें से राइज कर गया, मतलब उसने पूछा कि कितने टेम्परेचर जो है राइज कर चुका है, तो कितना 375 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, we consider a thermodynamic system if delta U represent the increase in internal energy, W the work done by the system, which of the following statement is true। कौन सी है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर तो डेल्टा U ही 0 होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा डेल्टा U इज इक्वल टू डब्ल्यू इन आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर मैं कह रहा हूं आइसोथर्मल प्रोसेस में तो डेल्टा U 0 होता है, तो ये प्रोसेस भी नहीं है। डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इन ओडियाबैटिक प्रोसेस, ओडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू 0 होती है और रिलेशन होता है Q इज इक्वल टू में U प्लस डब्ल्यू। अगर ये 0 हो गया तो U किसके बराबर होगा माइनस डब्ल्यू। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये रहा, ठीक है। अगली बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो उत्तर हमारा कौन सा हो गया इसके लिए, इसके लिए हमारा उत्तर हो गया सी वाला। A sample of gas expand from volume V1 to V2, volume V1 to V2, the amount of work done by the gas in greatest when expansion is, सभी को कितनी बार ग्राफ बताया आइसोबारिक प्रोसेस, जहां आइसोबारिक प्रोसेस होता है उसका एक्सपेंशन जो होता है उसमें सबसे ज्यादा वर्क डन होता है। ग्राफ ड्रॉ कर चुका हूं एक्सपेंशन के भी और कंप्रेशन के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल गैस अंडरगोज ओडियाबैटिक चेंज हैज विच ऑफ द फ्लोइंग जो है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। आइडियल, एन आइडियल गैस undergoing adiabatic change has which of the following जो है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप जो होना चाहिए इसके बीच आपको दिए हुए हैं नीचे वाले। अब एक बात देखिए, हमें पता है दैट इज पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसके बराबर, पर ये कह रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप बनाओ, तो हमारे पास प्रेशर तो एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम चेंज होगा, तो हमारे पास हो जाएगा V इज इक्वल टू में T डिवाइडेड बाई P, ऐसा। PV इज इक्वल टू NRT सबको पता है, PV इज इक्वल टू NRT, N और R को क्या ले लिया कांस्टेंट ले लिया, NR को कांस्टेंट ले लिया तो PV किसके बराबर हो गया T, तो हमने क्या निकाला V, तो T बाई P यहां रखेंगे, तो दैट इज P, V की जगह हो जाएगा T बाई में P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो P T की पावर गामा और P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऊपर जाएगा P की पावर माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू C। अब यहां P की पावर 1 है, बेस सेम पावर है, तो 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस प्रकार आप रिलेशनशिप बना लीजिए। जो भी बनता P की पावर 1 माइनस गामा, P की पावर 1 माइनस गामा और T की पावर गामा, देखो ये बन रहा है रिलेशनशिप B वाला। इस तरह से आपको सोल्व करके बताना, और इस रिलेशनशिप पे बार बार प्रश्न आते हैं, इसलिए सारे आपको कन्वर्जन करने आने चाहिए। आपको सिर्फ बेस वाला याद रख लो, ज्यादा माइंड में बातें नहीं भर सकते हो, ज्यादा माइंड में बातें नहीं भर सकते हो, तो इन चीजों को फोड़ने के लिए एक ही तरीका होता है, जो आपके पास बेसिक है उसको याद रख लो और जल्दी से विद इन सेकंड आप इसको चेंज कर सकते हो अपने माइंड में कैलकुलेशन करके। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीजें आपको थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको स्पीड अप करवाएगी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डायटोमिक गैस इनिशियली एट 18 डिग्री सेल्सियस, डायटोमिक गैस इनिशियली कितने डिग्री सेल्सियस पे है, दैट इज 18 डिग्री। अगर इसमें 273 को मैं ऐड कर दूं तो ये बनेगा लगभग 291 केल्विन के आसपास, ठीक है। इज कंप्रेस्ड ओडियाबैटिकली टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी कि V से V/8 किया है, और कैसा हुआ है ओडियाबैटिकली हुआ है भाई सारे काम। द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन इज, मतलब T2 की वैल्यू बतानी है। अब इसको किसके बीच रिलेशन चाहिए, T और V के बीच रिलेशनशिप चाहिए, हमारे पास तो है ही P और V के बीच बस। फिर से हम इस P को चेंज करेंगे क्योंकि V तो एज इट इज रहना, चेंज कौन होना है P,
तो हम क्या करेंगे, P को लिख देंगे हम, दैट इज T बाय में V। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना, PV इज इक्वल टू nRT का। तो T बाई V यहां रखेंगे हम, T बाई V, तो T बाय में V, तो V पावर गामा इज इक्वल टू C। अब T V पावर गामा ऊपर जाएगा तो माइनस का, तो इसलिए C के बराबर। ठीक है, अब फाइनल बताना है तो हम क्या कह सकते हैं कि दैट इज T1 V1 पावर गामा माइनस 1, T2 V2 पावर गामा माइनस 1। फाइनल टेम्परेचर T2 बताना है, तो T1 कितना है, दैट इज 291। इसके बाद वॉल्यूम V1, V1 हमारे पास है V, और V2 कितना हो गया, V बाई 8, दैट इज V बाई 8, होल पावर गामा माइनस 1। तो गामा हमारे पास कौन सा है, डाई एटॉमिक गैस है, और डाई एटॉमिक गैस का गामा होता है 7/5, याद रखना आपको ये बात। तो 7/5 माइनस 1, ऐसे। दैट इज 7/5 माइनस 1 इज इक्वल टू T2। V से V गया तो यहां बचा 291, ये हो जाएगा 8। 8 को सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 7/5 करेंगे तो इसमें से माइनस किया तो ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल टू T2। इस प्रकार से आगे, तब आप इसको सोल्व कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो उत्तर है सामने होगा। क्योंकि आप डायटोमिक गैस की बात करते हो तो उसके लिए जो सिप्पी हो जाता है वो हो जाएगा 5/5 के उस 7 में, और सीवी हो जाएगा 5 में, क्योंकि आपको पता है कि सीवी इज इक्वल टू एफ बाय में 2 इंटू आर, और डायटोमिक गैस के कितने हो गए 5/2 इंटू आर, और सीपी की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 7/2 इंटू आर। दोनों को डिवाइड करोगे तो 7/5 आ जाएगा इनका गामा। किसी को नहीं पता तो उसके लिए बता रहा हूं, उसकी वैल्यू रखो और इसको सोल्व कर लो। नेक्स्ट, इन एन adiabatic change the pressure and temperature of an monatomic gas are related as P power directly proportional to T power C, P directly proportional to T power C where C is equals to। अब आपको फिर से इस रिलेशनशिप को कुछ इस तरह से बना ले, माइनस C इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो कुछ गलत होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे ऐसे बना सकते हैं, क्योंकि इसको नीचे लेके आए तो माइनस का, इस तरफ लेके गए तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको हम साफ कर देते हैं, आपको रिलेशनशिप बना दी, देख लीजिए कितने क्वेश्चन इसके ऊपर आए हुए हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपको एक पीवी गामा से अलग अलग में कन्वर्जन आना चाहिए और इक्वेशन लगेगी आइडियल गैस इक्वेशन, उसके बाद आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब पी टी की पावर माइनस सी, अब हमें पी और टी के बीच एक रिलेशनशिप बनाना होगा, उसके बाद हमारे पास उत्तर आएगा। ओडियाबैटिक प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ मोनोएटॉमिक, अब यहां पे क्या दे रखा है, मोनोएटॉमिक। अब मोनोएटॉमिक गैस का गामा भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज 5/3 होता है। पहले उसका रिलेशनशिप तो बना ले, फिर इसका यूज करेंगे हम, क्योंकि जब तक हमारे पास रिलेशनशिप ही नहीं है तब तक हम यूज कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले रिलेशनशिप ड्राइव करते हैं, तो हमारे पास है पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पर हमें तो टी चाहिए वी की जगह, तो वी लिखेंगे हम किसके बराबर, टी बाय पी के बराबर। तो कीजिए पी टी पावर गामा डिवाइडेड बाय पी पावर गामा इज इक्वल टू सी, ऊपर लेके जाओ तो पी पावर 1 माइनस गामा और टी पावर दैट इज टी पावर गामा इज इक्वल टू सी। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो 1 माइनस गामा से, सी, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो P इंटू टी पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको और इसको कंपैरिजन करो तो P की जगह तो P है, T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा की जगह है क्या, इसकी जगह क्या है, देखिए अगर आप इसकी जगह बात करोगे तो गामा अपॉन 1 माइनस गामा की जगह है C, ये वाला C, देखो ये वाला C नहीं बल्कि माइनस C, यहां एक माइनस साइन भी इसके साथ आएगा। और गामा की वैल्यू मैंने कितनी बचाई, 5/3, पहले इस माइनस को इस तरफ लेके आओ तो ये हो जाएगा माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा इंटू सी। अब गामा की वैल्यू इस माइनस को यहां एब्जॉर्ब करा दो तो गामा अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू सी। गामा की वैल्यू रखो 5/3, तो यहां हो जाएगा 5/3, यहां हो जाएगा 5/3 माइनस 1 इज इक्वल टू सी। 5 इसमें से गया तो 5/3, इसका बचेगा यहां 2/3, तो कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, दैट इज 5/2। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 के बराबर हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना, जस्ट यही सिंपल कैलकुलेशन, और इसके ऊपर हजारों जो बार प्रश्न आपने प्रैक्टिस किए होंगे और ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, उससे आपको रिलेशनशिप बनाना चाहिए। मैंने एक हेल्दी रिलेशनशिप आपको बनाना सिखा दिया है, इन तीनों के बीच कैसे बना सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, an ideal gas A and real gas B
have their volumes increased from V to 2V under isothermal condition. The increase in internal energies. अब आइसोथर्मल कंडीशन की बात कर रहा है। देखिए बच्चा पार्टी, मैजिक देखिए आइसोथर्मल कंडीशन की बात कर रहा है। आइसोथर्मल कंडीशन में तो इंटरनल एनर्जी यू किसके बराबर होती है? जीरो के बराबर होती है, इसलिए कोई चेंज नहीं आएगा। विल बी द सेम इन बोथ एंड बी, विल बी जीरो इन द बोथ द गैसेज ऑफ बी, विल बी मोर दैट ऑफ बी। जीरो के बराबर होगी भाई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है वो जीरो के बराबर हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं? इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो के बराबर। इसने पूछा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो कितनी इंक्रीज होगी? जीरो इंक्रीज होगी, कोई इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि ये आइसोथर्मल कंडीशन है जहां टेम्परेचर चेंज नहीं, वहां इंटरनल एनर्जी का भी चेंज नहीं होता, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी। आपको दिखाई दे रहा होगा स्टेट ए से स्टेट बी में दिखाई दे रहा है। अलोंग ए सी बी पाथ, अलोंग ए सी बी पाथ, ए सी बी पाथ, यहां से यहां गया है, ये पाथ आपको दिखाई दे रहा है। एंड इज ब्रोट बैक टू अलोंग बी डी ए पाथ, और ब्रोट बैक क्या? इस पाथ के अलोंग, दैट इज बी डी ए पाथ के अलोंग, ठीक है। एज शोन इन द पीवी डायग्राम, नेट वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल इज गिवन बाय द एरिया इज। किस एरिया के द्वारा दिया जाएगा? जो ये ऊपर वाला एरिया है, मतलब एरिया होगा ए सी बी डी ए, ए सी बी डी ए, हाँ बस यही इसी एरिया के द्वारा दे दिया जाएगा, दैट इज ए सी बी डी ए एरिया, यही तो ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया ए सी बी डी ए। क्यों? क्योंकि यहां से गया है, यहां से आया है, तो एरिया तो यही है, वर्क डन भी यही देगा, और कोई तो एरिया ही नहीं है, तो वर्क डन तो वहीं से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज शोन इन द फिगर। आपके सामने एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस दिखाया गया है इन द डायग्राम। डायग्राम के अंदर द प्रेशर एंड वॉल्यूम कोरस्पॉन्डिंग टू सम पॉइंट इन द फिगर आर। जो आपको डायग्राम में फिगर दे रखे हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग, जैसे ए पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इसके वॉल्यूम दे दिया, बी और डी पॉइंट, इन सब के वॉल्यूम भी प्रोवाइड कर दिया आपको, और उसके साथ साथ प्रेशर भी प्रोवाइड कर दिया। इन द प्रोसेस ए बी प्रोसेस के अंदर 600 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, मतलब QAB 600 जूल ऐड कर दी, इसलिए किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। एंड एडिड टू द सिस्टम, एंड इन द प्रोसेस BC, जो आपको ये प्रोसेस दिखाई दे रहा BC, इसमें 200 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, तो Q ऑफ BC इज इक्वल टू में 200 जूल हीट जो है ऐड कर दी है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन दिस प्रोसेस AC विल बी AC। देखो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है, स्टेट फंक्शन होती है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रास्ते से गया। चाहे आप ABC रास्ते से जाओ, चाहे आप ADC रास्ते से जाओ, चाहे आप A से C चले जाओ, इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हमारे पास AB और BC का, यानी कि अगर मैं पूरे प्रोसेस ABC की बात करूं, इस पूरे प्रोसेस की हीट की बात करूं जो ऐड हुई है, वो ऐड हुई है 600 जूल, ये 200, ये दोनों को प्लस कर दिया तो 800 जूल हीट क्या हो गई है? ऐड हो गई है, ठीक है। अगर इसी प्रोसेस के अंदर थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ लगाऊं और मुझे चाहिए इंटरनल एनर्जी, तो मैं क्या कह सकता हूं? Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू, ये कह सकता हूं, दैट इज Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू। Q हमारे पास इस ABC प्रोसेस का है, ये भी हमारे पास ABC प्रोसेस का चाहिए, तो U निकालना है। तो Q हमारे पास ABC प्रोसेस का है 800 जूल, W अगर ABC प्रोसेस का पता चल जाए तो काम बन जाए। अब वर्क डन इस प्रोसेस का चाहिए, तो ये बन गया हमारे पास एक ट्रायंगल, इसका वर्क डन निकालना है, तो 1/2। पहले तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की हाइट चाहिए, तो इस B का प्रेशर में से A का प्रेशर माइनस कर दो, तो B का प्रेशर है 8 गुणा 10 की शक्ति 4 और A का प्रेशर है 3 गुणा 10 की शक्ति 4, माइनस करोगे तो यहां पे आएगा 5 गुणा 10 की शक्ति 4, मल्टीप्लाई बाय ये बेस कर दो, ये वाला बेस, तो C में से B का माइनस कर दो, C में से B का माइनस कर दो, आपके पास जो है वॉल्यूम, पर इन्होंने किस किस का वॉल्यूम दे रखा है? VA का दे रखा है और VD का दे रखा है। कोई बात नहीं है, हमें क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम है,
तो ए का और इसका दे रखा है तो ये कर दो माइनस। वो आपको पजल करने के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि ये वैल्यू तो ये वैल्यू सेम है, आप डी में से ए को माइनस कर दो। तो डी है 5 गुणा 10 की शक्ति माइनस 3 और ये है 2 गुणा 10 की, इसमें से माइनस करोगे तो 3 गुणा 10 की शक्ति माइनस 3 हो जाएगा। तो होगा 5 3 15 बटे 2 7.5 इंटू 10⁻⁴ में से 10⁻³ गया तो बचा 10, तो ये आ गया 75। ठीक है, लगभग 75 के बराबर। कोई यहां पे कोई और चीज में देख लेते हैं हम, 8 - 3 और ये हो जाएगा 75 के अराउंड 75 जूल, और ये हो गया हमारे पास 800 जूल। ठीक है, तो 10⁻⁴ और 10⁻⁻3, तो इस प्रकार से हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 75 जूल आ गया। ठीक है, अगर अब हम इसके अंदर वर्क डन को फाइंड आउट करें, देखिए वर्क डन को फाइंड आउट करते हैं फिर से। वर्क डन किसके लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए। इस पूरे प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें प्रेशर एट बी और इसमें से हम माइनस कर दें, क्यों माइनस किया, क्योंकि ये प्रोसेस ले लिया हमने आइसोबारिक, ऊपर वाला आइसोबारिक प्रोसेस के नीचे का जो पूरा एरिया है वो भी तो वर्क डन शो करा। ये तो हमने आधी ट्रायंगल का निकाला 75, आधे हिस्से का निकाला, तो हम पूरे हिस्से का निकाल लेते हैं। तो प्रेशर एट बी और उसमें से ये साइड और ये साइड यहां से भी आ सकती है, इसलिए वॉल्यूम एट डी माइनस वॉल्यूम एट ए। अब इस पॉइंट का प्रेशर क्या है, ये रहा, दैट इज 8 गुणा 10 की शक्ति 4, दैट इज 8 इंटू 10⁻⁴, और डी का कितना है 5 गुणा 10 की शक्ति -3 और 2, तो 5 - 2 और बाहर कॉमन ले लिया 10⁻⁻3। इस प्रकार इसको सोल्व करोगे तो ये जाएगा 5 - 2 3 8 × 24 और 10⁻⁴ में से गया 10, तो यानी कि 240 जूल। ये आ गया कंप्लीट का वर्क डन, इसलिए हमने इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आधी ट्रायंगल के, हमें कंप्लीट का चाहिए, तो कंप्लीट का वर्क डन आ गया 240 जूल। कैसे निकाला, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये तो आइसोबारिक है। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं, दैट इज W = P × ΔV, और P ΔV से हमने इस प्रोसेस से जो वर्क डन है वो निकाल लिया है। ठीक है, तो P ΔV से अगर हमने इसका वर्क डन निकाल लिया है तो वर्क डन आ गया प्रोसेस ABC का, जो हमारे पास है 240, और ये थी हीट 800, तो 800 - 240 दैट कम्स आउट टू बी 560 जूल। तो उत्तर हो जाएगा 560 जूल के बराबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हीट इंजन पे। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा हीट इंजन का। हीट इंजन के जो क्वेश्चन की बात हम करते हैं वो क्या कह रहा है, देखिए, द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस प्रकार एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक, एक होता है लो टेम्परेचर पे एक हाई पे। तो ये हो गया कितना 273 केल्विन, और ये कितना हो गया 373 केल्विन। आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो एफिशिएंसी का फार्मूला एटा इज 1/T2 डिवाइडेड बाय में T1, दैट इज T2 डिवाइडेड बाय T1। तो ईटा आ जाएगा 1 - T2। T2 की वैल्यू आपके पास जो है आपको पता होनी चाहिए कि जो टेम्परेचर को हम बात कर रहे हैं लोअर उसकी बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा दैट इज 273 और दूसरा हो जाएगा 373। सिंक जो होता है उसका टेम्परेचर कम और सोर्स का टेम्परेचर जहां से टेम्परेचर आता है ज्यादा। तो सोल्व करेंगे तो 373 में से 273 डिवाइडेड बाय में 373, ये क्या आ जाएगा ईटा। इसको आप परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, उत्तर निकाल लीजिए, आपके पास उत्तर मिल जाएगा कि इसका कौन सा आंसर आएगा। ठीक है भाई, इस प्रकार सिंपल सा प्रश्न था, इसमें कोई ज्यादा नहीं, बस ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है और बॉइलिंग पॉइंट। नीट 2018 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ था, इसलिए मैंने आपको ये करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन इसमें आ गया, द रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप हीट इंजन से उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। यहां पे हम लेते हैं ईटा एफिशिएंसी का फार्मूला, दैट इज ईटा इज 1/T2 अपॉन में T1। यहां पे कौन लेंगे अल्फा, ये हो जाएगा T2 अपॉन में T1 माइनस T2, इस प्रकार से। ठीक है, द टेम्परेचर इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर के अंदर कितना टेम्परेचर है, दैट इज T2 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
एंड द रूम टेम्परेचर इज T1, जो रूम टेम्परेचर है वो कितना है, T1 डिग्री सेल्सियस। अब रेफ्रिजरेटर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट को निकाल के और बाहर फेंकना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर से हीट निकालेगा तो उसका टेम्परेचर डाउन जाएगा, ऊपर वो क्या करेगा, आइस को फ्रीज करेगा, तभी तो कर पाएगा। उल्टा काम होता है। यहां पे मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। जैसे ये सोर्स है, ये कौन है, सिंक है, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2। यहां से इसने Q1 हीट दी, Q2 हीट यहां गई और कुछ इसके ऊपर वर्क डन हुआ। पर रेफ्रिजरेटर में उल्टा है, यहां बाहर से इलेक्ट्रिसिटी के रूप में वर्क डन देते हैं और इस सिंक से जो लो टेम्परेचर से है उससे और हीट ले ली जाती है, तो हीट जाती है और रिजेक्ट किस में होती है, इसमें होती है। ये किसका काम है भाई, ये रेफ्रिजरेटर का काम है। उल्टा काम चलता है, यहां वर्क देना पड़ता है, यहां वर्क होता नहीं है। आउटपुट के रूप में कौन आता है, Q2 आता है, क्योंकि आउटपुट क्या है, उस फ्रीज के टेम्परेचर को डाउन करना, रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को डाउन करना। और कब होगा, जब Q2 बाहर निकाला जाएगा। और Q2 हमारा क्या हुआ है, आउटपुट है, और इनपुट कौन है, वर्क डन है। इसलिए यहां पे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा से लिखते हैं, जिसको कहते हैं आउटपुट अपॉन में इनपुट, दैट इज Q2 अपॉन में W, ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, इस प्रकार। और W की वैल्यू जो होती है वो हमेशा ही Q1 माइनस Q2 होती है, इस प्रकार से। ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल। अब देखिए ये तो कौन बन गया, रूम, रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है, यहां से हीट निकाल के किसको देगा, रूम को देगा, बाहर रूम जो जिसमें रखा होता है उसमें। तो इसका मतलब यहां पे जो वैल्यू है वो क्या बता रहा है, T1 द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर द ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी, प्रत्येक जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, मतलब किसकी वैल्यू बतानी है, Q1 की वैल्यू बतानी है हमें, कितनी होगी। ठीक है, अब आप देखिए इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि दैट इज Q2 बाय में Q1, यही किसके बराबर होता है, दैट इज T2 बाय में T1 के बराबर। T2 कौन है, जो रेफ्रिजरेटर के इनसाइड का टेम्परेचर है, जिसको हमने क्या बोला, T2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज T2। T2 डिग्री सेल्सियस को चेंज किया तो 273 ऐड कर दिया, और डिवाइड बाय में T1 कौन है, जो बाहर रूम का है, इसलिए हमने कर दिया T1 प्लस में 273, इस तरह से। ये दोनों सिस्टम यहां पे इस तरह से हम इसको ऐड करे जा रहे हैं। अब हमारे पास आ गया T2 बाई T1 या Q2 बाई Q1 के बराबर आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई इन दोनों की। ठीक है, पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, हमें वैल्यू चाहिए Q1 की। ठीक है, अगर हमें Q1 की वैल्यू चाहिए है तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, अब हम इसको क्या करें, दैट इज Q1 बाय में Q2 कर दें, तो यहां पे कितना रहेगा, यहां पे हो जाएगा दैट इज T1 प्लस में 273 डिवाइडेड बाय में T2 प्लस में 273, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां से 1 माइनस कर दूं, 1 माइनस कर दूं तो यहां क्या होगा, Q1 डिवाइडेड बाय में Q2, तो यहां भी 1 माइनस होगा, दैट इज T1 प्लस में 273 डिवाइडेड बाय में T2 प्लस में 273, ऐसे होगा। अब यहां पे क्या बचेगा, दैट इज Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय में Q2, ऐसा हो जाएगा, इज इक्वल टू। आप इसको और इजी तरीके से सिंप्लीफाई कीजिए, आप और इजी तरीके से कीजिए, कैसे, इसी में से 1 को माइनस कर दीजिए, दैट इज 1 Q2 डिवाइडेड बाय में Q1 इज इक्वल टू में T1 प्लस 273, ये T2 है भाई, ऊपर T2 है, दैट इज T2 डिवाइडेड बाय में T1 प्लस 273, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा Q1 माइनस Q2, यहां भी 1 से माइनस होगा भाई, यहां 1 से माइनस किया तो यहां पे भी होगा, डिवाइडेड बाय में Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाय में T1 प्लस में 273, ये हो गया। अब आगे देखिए क्या करना है, आगे क्या करेंगे, ये Q1 माइनस Q2 कौन है, W है, ये लिख रखा, Q1 माइनस Q2 क्या है, W, तो ये हो गया W डिवाइडेड बाई Q1 इज इक्वल टू में, इसको एलसीएम लो, फिर से एलसीएम हो जाएगा T1 प्लस में 273, ऊपर जाएगा दैट इज T1 प्लस 273 माइनस होगा T2 माइनस होगा 273, इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, 273 प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, यहां क्या होगा, W बाय Q1, अब W क्या है, ईच जूल, दैट इज ईच जूल, ईच जूल का मतलब 1 जूल, तो 1 बटे में Q1 इज इक्वल टू में T1 और इसमें से माइनस हो गया T2 डिवाइडेड बाय में T1 प्लस में 273, यहां तक हो गया। हमें Q1 की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, Q1 चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो क्या आएगा,
देखिए अगर मैं इसको उल्टा कर दिया तो Q1 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज T1 प्लस में 273 डिवाइडेड बाय में T1 माइनस T2। ठीक, T1 प्लस 273 डिवाइडेड बाय में T1 माइनस T2। इस तरह से करना है। सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि Q2 बाई Q1 को T2 बाई T1 कहते हैं। T2 कौन सा टेम्परेचर है, जो फ्रीज के अंदर का है। T1 कौन है, जो बाहर जो रूम की बात कर रहे हैं उसके। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए कि जैसे सोर्स है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, सिंक है वो लो टेम्परेचर पे होता है, हीट इंजन से उल्टा काम रेफ्रिजरेटर का है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ईटा, ये हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक है, और ये कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता, 1 के बराबर, क्योंकि किसी की भी एफिशिएंसी 100% एफिशिएंसी नहीं हो सकती। बस एक कार्नोट इंजन है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी है, उसकी भी 1 के बराबर नहीं है। बस उसकी एफिशिएंसी कैसी है, मैक्सिमम है, 1 के बराबर किसी की भी एफिशिएंसी नहीं है, 1 से छोटा होता है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको बीटा से भी लिखते हैं और कई बुक में उसको अल्फा से लिखते हैं, कई बुक्स में इसको किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, पर कभी भी इंफिनिटी तक नहीं पहुंच सकती। 1 से बड़ी होती है, कभी भी इंफिनिटी के बराबर नहीं होगी। जैसे इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं होगी, बीटा या अल्फा की वैल्यू 1 से तो बड़ी होती है, पर कभी भी वो इंफिनिटी के बराबर नहीं होती है। ये बातें आपको याद रखनी है, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए, ए रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन द 4 डिग्री एंड 30 डिग्री सेल्सियस। एक रेफ्रिजरेटर है जो 40 डिग्री और उसके बीच काम कर रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट। ठीक है, वो 4 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 277 केल्विन और ये हो जाएगा 303 केल्विन के बीच। रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी ऑफ हीट एवरी सेकंड इन ऑर्डर टू कीप टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर स्पेस कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो अपने अंदर से कितनी कैलोरी हीट को एवरी सेकंड जो रिमूव कर रहा है, 600 कैलोरी जो रिजेक्ट कर रहा है, मतलब ये किसकी वैल्यू दे रहा है, Q2 की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, कीप द टेम्परेचर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर स्पेस कांस्टेंट, द पावर रिक्वायर्ड इज 1 कैलोरी को इतने जो जूल के बराबर होते हैं, ये तो बार बार हमने जिक्र ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या निकालें, अब आपको पता होना चाहिए कि दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, दैट इज T2 बाय T1 के बराबर होता है, सभी को पता है। अब वो Q2 की बात कर रहा है, मैं Q1 द पावर रिक्वायर्ड इज, पावर की बात कर रहा है कि कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी, W की बात कर रहा है ये। अब W किसके बराबर होता है भाई, W बराबर होता है Q1 माइनस Q2 के बराबर। ठीक है, अब हम यहां पे क्या करेंगे, T2 टेम्परेचर, T2 तो लोअर होता है यानी कि 277, ये रख लिए, और T1 कितना है, 303 है। ठीक है, ये हो गया। यहां से अगर मैं Q1 निकालूं तो ये हो जाएगा Q2 मल्टीप्लाई बाय 303 बटे में 277। तो यहां पे क्या बनेगा, Q2 कितना है, 600 कैलोरी इंटू में 303 डिवाइडेड बाय में 277। ये कौन आ गया, Q1 आते ही हम इसमें से माइनस करके क्या निकाल लेंगे, W। जो W आया वही क्या, पावर, वही क्या हो जाएगी, पावर। तो देखो अब इसको सोल्व करेंगे तो ये जब कैंसिल आउट करोगे तो जो भी उत्तर आएगा, मान लिया जाए 56 कैलोरी इसका उत्तर आएगा। ये जो 56 कैलोरी में आया, कैलोरी को जूल में चेंज करना है, सॉरी गलत आ गया भाई, इस उत्तर को निकालना पड़ेगा, क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आपको करना है, क्या आएगा। ये जो Q1 आएगा, इस Q1 की बात करते हो तो ये लगभग 277 को 303 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 से ज्यादा आएगा, मतलब ये 600 से ज्यादा आएगा, 600 से ज्यादा आएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 600 प्लस आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा Q1। इस W को निकालने के लिए Q1 में से Q2 माइनस करेंगे और माइनस करके जो उत्तर आएगा वो आएगा कैलोरी में, और कैलोरी को जूल में बदलने के लिए फिर से आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 4.2 से, तो आपका आंसर जो है वो मैच कर जाएगा। इसी का आसान तरीका, अगर इसको आपको आसान तरीके से सोल्व करना है तो कुछ आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, उत्तर आपका यहां से भी आएगा, उत्तर आपका वहां से भी आएगा। आप सबसे पहले इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल लो, वो कैसे आता है, दैट इज बीटा, कई बार अल्फा से भी लिखते हैं इसको, दैट इज T2 अपॉन में T1 माइनस T2, ऐसे ही। तो बीटा इज इक्वल टू में T2 कितना लिया था हमने, 277। ठीक है, और वो हो जाएगा 303 माइनस 277, तो बीटा कितना हो जाएगा, दैट इज 277,
303 में से 277 गया तो बच गया ये 26, इस प्रकार। ठीक है, अब बीटा किसके बराबर होता है भाई? बीटा होता है दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय W। अगर आपको W निकालना है तो आप कर दो Q2 डिवाइडेड बाय में बीटा। तो W Q2 की वैल्यू आपके पास कितनी है? दैट इज 600 कैलोरी, वो रहा 600, और बीटा आपके पास आया ये रहा दैट इज 277 और मल्टीप्लाई बाय 26, पर ये आएगा कैलोरी में, जूल में चेंज करने के लिए इसको भी किस में कन्वर्ट करना होगा? 4.2 से मल्टीप्लाई। आप ऐसे निकालो या वैसे निकालो, उत्तर आपका दोनों से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 5, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है भाई? 5 दे रहा है। इफ द टेम्परेचर इनसाइड फ्रीजर इज -20 डिग्री सेल्सियस, मतलब किसका टेम्परेचर किसका दे रहा है? T2 का दे रहा है। इनसाइड फ्रीजर वो T2 है, जो कम टेम्परेचर होता है वो T2 होता है। -20 डिग्री है, तो इसको चेंज करने के लिए 273 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 273 केल्विन के बराबर। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टू विच रिजेक्ट हीट, मतलब किसकी वैल्यू बतानी है आपको? T1 की। तो बीटा का फार्मूला सभी को पता है दैट इज T2 डिवाइडेड बाय में T1 माइनस T2। तो आपको T1 फाइंड आउट करना है। बीटा आपके पास रहा, ये टेम्परेचर मैंने निकाल के दे दिया। कर लो सोल्व, निकाल लो उत्तर। इसको मैं क्या सोल्व करके दिखाऊंगा आपको? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, इन प्रोसेस पे विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज जो है रिवर्सिबल। अब सबसे पहले तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल में बात करूं, और इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, मैक्सिमम जो भी प्रोसेस आपको दिखाई देते होंगे सारे इरिवर्सिबल है। जैसे कि फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, याद रखना जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक एग्जांपल जरूर मिल जाएगा कहीं ना कहीं। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल्स, ये सारे। एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये भी कैसा है? इरिवर्सिबल है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक्सप्लोजन जो केमिकल का होता है, ये दूसरा एग्जांपल। फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस तीसरा एग्जांपल। अब बात आते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर आता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन, इनमें से कोई भी आपको मिले वो सारे। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कंडक्शन, नोट ये इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि एक बार हीट ट्रांसफर होगी तो वापस उसी पाथ पे रिवर्स नहीं हो सकती है। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, कोई भी मेथड हो। आइसोथर्मल कंप्रेशन या एक्सपेंशन ऐसा होता है जो रिवर्सिबल हो सकता है, इसलिए। इलेक्ट्रिकल हीटिंग ऑफ निक्रोम वायर, एक बार अगर वायर गर्म हो गया तो क्या उसी प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता? नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रोसेस 3 होता है। और अदर एग्जांपल, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, स्पॉन्टेनियस जो कोई भी प्रोसेस है उसके अंदर, और एक्सप्लोजन ऑफ एनी केमिकल्स, ये तीनों एग्जांपल भी आपको याद रखना, कहीं ना कहीं आपको दिखे मिल जाएंगे। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इस प्रोसेस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्नोट इंजन की अगर हम बात करें, तो कार्नोट इंजन की अगर हम बात करें तो जो आगे के क्वेश्चन आपको ये दिखाई दे रहे हैं कार्नोट इंजन, ये पहले आपके सिलेबस में था, पर 2024 के सिलेबस में इसको जो है डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें स्ट्रिक्टली 2024 के सिलेबस के हिसाब से चलना है। बट आप कहोगे कि ये 2-4 क्वेश्चन आपने रेफ्रिजरेटर के और हीट इंजन के जो करवा दिए, ये इसलिए मैंने रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन के 2-4 क्वेश्चन इसलिए करवाए हैं, क्योंकि ताकि आपको आइडिया रहे कि ये 2-3% अगर कभी कभार क्या होता है कि वो कह देता है कि ये इससे रिलेटेड है, तो कई बार क्वेश्चन डाल देता है। हो सकता है बाद में ग्रेस मिल जाए, पर आपको अगर वो पता है तो उस टाइम आप उसको कर सकते हैं। तो मैंने ज्यादा पर्सन उसके नहीं कराए, बट मैंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस ये वाला, ये आपके सिलेबस में है, इसको मैंने आपको बता दिया है, और इसके दूसरे एग्जाम्पल भी बता दिए हैं मैंने। और इसी के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो इनफाइनाइट टाइम्सली स्लो है। पहली बात तो इनफाइनाइट टाइम्सली स्लो प्रोसेस है, ठीक है। ये प्रोसेस, अगर कोई इनफाइनाइट टाइम्सली स्लो प्रोसेस है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल है, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस और क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक माने जाते हैं, ठीक है। दूसरा और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन्फिनिटी स्लो है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस, मैं ये बात बोल रहा हूं, ये लाइन आपको मिल सकती है कहीं भी, ये लाइन याद रखनी है। टेम्परेचर और प्रेशर का डिफरेंस सिस्टम का और सराउंडिंग के साथ इनफाइनाइट टाइम्सली बहुत ही कम होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अब ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं बोलती कि भाई बिल्कुल नहीं होता, ऐसे बोलता इनफाइनाइट टाइम्सली स्मॉल,
ये वर्ड मिलता है वहां पे, और बच्चे हो जाते कहते हैं कि जी क्वासिस्टैटिक प्रोसेस में तो अगर वो रिवर्सिबल है इसका मतलब सिस्टम और सराउंडिंग हमेशा इक्विलिब्रियम में है। मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई प्रेशर और वॉल्यूम के बीच डिफरेंस नहीं होता है, पर वो इनफाइनाइट टाइम्सली स्लो प्रोसेस है, इसलिए इनफाइनाइट टाइम्सली स्मॉल डिफरेंस होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच सिस्टम और सराउंडिंग के, इसलिए वो बात आपको याद रखनी है। रिवर्सिबल प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इक्विलिब्रियम में होना। और इरिवर्सिबल को क्या कहते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, ये याद रखना, बातें बता रहा हूं। इक्विलिब्रियम के एग्जांपल मैंने पहले ही दे दिए आपको, आइसोथर्मल एक्सपेंशन या कंप्रेशन। इरिवर्सिबल या नॉन इक्विलिब्रियम के मैं बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको पहले भी दे चुका हूं, जैसे कंडक्शन का, रेडिएशन का, कोई भी अपनाओ। उसके अलावा कुछ एग्जांपल, फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस जो आपको याद रखना, एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल जो आपको याद रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी वो भी उसी के एग्जांपल है। तो आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फाड़ दीजिए कमेंट बॉक्स को, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। थैंक यू फॉर दिस।